आवारा लड़का एक कार मरम्मत की दुकान में दाखिल हुआ। कांपते हुए सिर झुकाकर पूछा, क्या मैं एक वक्त के खाने के बदले में ये कार ठीक कर सकता हूं? तुरंत ही पूरी दुकान ठहाकों से गूंज उठी। चैनल पर आपका स्वागत है। चमत्कारिक ढंग से एहसान चुकाने की कहानी। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि मुझे और भी सार्थक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिले। एक एयर कंप्रेसर की तेज आवाज, लोहे पर हथौड़े की टन टन की चोट और सिगरेट के धुएं में मिली तेल की तीखी गंध ने दिल्ली के एक बाहरी इलाके में स्थित उस पुरानी कार मरम्मत की दुकान के माहौल को पहले से कहीं ज्यादा घुटन भरा बना दिया था। चिलचिलाती दोपहर थी। मैकेनिक कोयले की धूल से काले पड़ चुके तौलिए से अपना पसीना पोंछ रहे थे। हर कोई थका हुआ और चिड़चिड़ा था, बस दिन गुजारने के लिए एक सादी भोजन का इंतजार कर रहा था। दुकान का लोहे का दरवाजा अचानक कर्कश आवाज के साथ खुला, जिससे कुछ लोगों ने झुंझलाकर सिर उठाया। उन्हें इस समय किसी ग्राहक के आने की उम्मीद नहीं। खेम थी, लेकिन एक सजे धजे ग्राहक के बजाय जो सामने आया वो सिर्फ एक दुबला पतला लड़का था। फटे पुराने कपड़े पहने, नंगे पैर, कीचड़ से सने हुए। राजू, ये जजार पर काजवार ग्राहक, उसका नाम था। मुश्किल से 10 साल का रहा होगा। उसका छोटा कद, पीठ थोड़ी झुकी हुई, जैसे कि वो जिंदगी के सामने झुकने का आदी हो गया हो। पसीने से भीगे उलझे बाल, आंखों में एक साथ फूलापन और एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो दरवाजे पर ही ठिठक गया, अपने फटे कुर्ते की पल्लू को कसकर पकड़े हुए, जैसे थोड़ी और हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हो। जब राजू बोला तो भूख के कारण उसकी आवाज बैठी हुई थी, कांपती हुई लेकिन स्पष्ट। क्या मैं एक वक्त के खाने के बदले में ये कार ठीक कर सकता हूं? उस पल के लिए पूरी दुकान एक सेकंड के लिए जम सी गई। फिर तुरंत ही दीवारों से ठहाकों की गूंज फूट पड़ी। हंसी सूखी, तीखी और कड़वी थी। एक मोटा मैकेनिक जो एक इंजन के पास बैठा था, पुरानी कार के किनारे पर हाथ पटक कर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। सुना सबने? ये गली का लड़का खाने के बदले कार ठीक करने की बात कर रहा है। अगर तूने इसे ठीक कर दिया तो मैं ये पूरा तेल का डिब्बा पी जाऊंगा। एक दूसरे ने माथे से पसीना पोंछते हुए ताना मारा। अपनी हालत तो देख, रिंच तुझसे ज्यादा भारी है। ये कोई लंगर नहीं है, चल भाग यहां से। ये भगाने वाले शब्द उस लड़के के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। लेकिन राजू भागा नहीं। उसने सूखी लार निगली, भूख से पेट में ऐंठन महसूस की। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन वो फिर भी वहीं खड़ा रहा। उसके सामने एक पुरानी कार, जिसे कई दिनों से छोड़ दिया गया था, दुकान की एक कोने में चुपचाप पड़ी थी। ये वही कार थी जिसे पिछले हफ्ते से सभी मैकेनिकों ने ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे थे। राजू उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा ध्यान। उसे हौंसी नहीं सुनाई दे रही थी, ना ही उसे तिरस्कार भरी नजरों की परवाह थी। वो बस उस कार की अनियमित सांसों को सुन रहा था, जैसे कि वो कुछ फुसफुसा रही हो जो बड़े लोग नहीं समझ पा रहे थे। सुरेश, सबसे वरिष्ठ मैकेनिक ने उसे घूरते हुए कहा, तू क्या जानता है, यहां नौटंकी मत कर। अगर तूने ग्राहक की कार को छुआ तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। बाकी मैकेनिक भी हंसने लगे। चप्पलों की आवाज राजू के चारों ओर गूंज रही थी, जैसे भेड़ियों का झुंड अपने शिकार को घेर रहा हो। किसी ने जानबूझकर उसे धक्का भी दिया, जिससे वो लड़खड़ा गया। लेकिन राजू ने अभी भी अपने कुर्ते का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं बस एक बार कोशिश करना चाहता हूं। उसकी ये बात उस भारी माहौल में गूंजी, जिससे दुकान के कागजी काम संभालने वाली प्रिया, जो अपने छोटे से कमरे से बाहर निकल रही थी, ठिठक गई। लगभग 30 साल की ये महिला, जिसकी शर्ट कंधों से घिस चुकी थी, दिन भर की थकान से उसकी आंखें बोझिल थीं। लेकिन जब उसने उस कांपते हुए लड़के को उपहास के घेरे में देखा, तो उसकी आंखों में दया और जिज्ञासा दोनों की चमक आ गई। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ दुस्साहस नहीं था, बल्कि उस लड़के की आंखों में एक अजीब सा विश्वास भी छिपा था। सुरेश ने हाथ हिलाते हुए कहा,
चलो, समय बर्बाद मत करो, इसे बाहर निकालो। लेकिन राजू अचानक उस पुरानी कार की ओर एक कदम और बढ़ गया। उपहासपूर्ण हंसी शांत हो गई। उसकी जगह तिरस्कारपूर्ण लेकिन थोड़ी जिज्ञासु नजरों ने ले ली। हर कोई जानना चाहता था कि यह बच्चा क्या करेगा। वो आवारा लड़का खाली पेट, कांपते हाथ, लेकिन चमकती आंखों के साथ उस बेजान से लगने वाले लोहे के ढेर के सामने खड़ा था। कुछ ऐसा साबित करने के लिए तैयार था जिसके बारे में उन अनुभवी मैकेनिकों में से किसी ने सोचा भी नहीं था। राजू कार के पास गया। उसके छोटे हाथ अभी भी कांप रहे थे। धूल भरे बोनट के ठीक सामने रुक गए। उसने चारों ओर देखा। उपहास से भरी आंखें सीधे उस पर गड़ी थीं, जैसे उसकी बची खुची हिम्मत के हर टुकड़े को चीर देना चाहती हूं। सुरेश गुस्से से आगे बढ़ा, रास्ता रोकते हुए। अगर तूने इसे छुआ तो मैं तुझे अभी बाहर फेंक दूंगा। लेकिन राजू पीछे नहीं हटा। उसके दिमाग में अचानक एक धुंधली सी आवाज गूंजी, जैसे यादों से लौट कर आई हो। तुम्हें दिल से सुनना होगा बेटा। मशीनें भी सांस लेती हैं, वे भी मदद के लिए पुकारती हैं। उसने पंजों पर खड़े होकर बोनट को थोड़ा खोला। मैकेनिकों ने एक साथ उपहास में सीटी बजाई। एक युवा मैकेनिक ने मुंह बनाते हुए कहा, देखते हैं क्या तमाशा होता है। अगर ये और खराब हो गई तो और पैसे लगेंगे। राजू चुप रहा, सिर झुकाकर सुनता रहा। उसकी आंखें बंद थीं। उस पल में बाहर का शोरगुल जैसे गायब हो गया। उसे केवल अपने सीने में धड़कता हुआ दिल और उस जंग लगे लोहे के इंजन से आती अनियमित हिचकी सुनाई दे रही थी। एक स्पार्क प्लग, कहीं कोई स्पार्क प्लग कर रहा है, बस उसे कसने की जरूरत है। राजू ने फुसफुसाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी पतली उंगलियां तेल से सने तारों के बीच से गुजरी। सुरेश गरजा, ए लड़के, हाथ हटा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, राजू ने ढीले स्पार्क प्लग को धीरे से घुमा दिया। एक सूखी खट की आवाज आई, बहुत धीमी, लेकिन इतनी काफी थी कि पूरी दुकान की सांसें रुक गईं। गाड़ी स्टार्ट कीजिए। राजू ने सिर उठाकर दुकान के मालिक को देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। पूरी भीड़ ठहाका मारकर हौस पड़ी। हाँ, ये तो हुक्म दे रहा है। कुछ लोगों ने तो झुककर प्रणाम करने का नाटक भी किया। लेकिन मालिक, जो इस कार की वजह से पूरे हफ्ते से परेशान था, ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसके मन में अचानक थोड़ी जिज्ञासा जागी। उसने एक सहायक मैकेनिक को सिर हिलाकर इशारा किया, कोशिश करो। चाबी घूमने की आवाज आई। 1 सेकंड की खामोशी और फिर व्रुम 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 व्रुम। इंजन अचानक गरजते हुए चालू हो गया। उसकी आवाज मजबूत और स्थिर थी, जैसे कोई जानवर अभी अभी नींद से जागा हो। सब लोग सन्न रह गए। सुरेश, जो हंसने ही वाला था, का मुंह खुला का खुला रह गया। हाथ हवा में ही रुक गया। जिस मैकेनिक ने तेल का डिब्बा पीने की चुनौती दी थी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां छिपे। जो आंखें पहले तिरस्कार से देख रही थीं, वे अब हैरानी से गोल हो गईं। पूरी दुकान एक स्तब्ध कर देने वाली खामोशी में डूब गई। राजू ना तो हंसा और ना ही उसने गर्व से सिर उठाया। उसने बस धीरे से सिर झुकाया। उसका हाथ अभी भी गर्म बोनट पर था और इतनी धीमी आवाज में कहा, जैसे डर रहा हो कि कोई सुन न ले, क्या मुझे एक वक्त का खाना मिल सकता है? वो कांपती हुई आवाज इंजन की गरज के बीच गूंजी, जिससे उन सभी हट्टे कट्टे आदमियों के गले में कुछ अटक सा गया। एक गली का लड़का पैसे नहीं मांग रहा था, सम्मान नहीं मांग रहा था, बस अपना खाली पेट भरने के लिए एक वक्त का खाना चाहता था। माहौल भारी हो गया। इंजन की आवाज अभी भी नियमित रूप से गूंज रही थी, जैसे उन सभी का मजाक उड़ाने वालों के मुंह पर एक तमाचा हो। प्रिया कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़ी रही, फिर तेजी से अपने छोटे कमरे में गई। थोड़ी देर बाद वो एक गर्म चावल की थाली के साथ बाहर आई, जिसमें धुआं निकल रहा था। साथ में थोड़ी मछली करी और उबली हुई सब्जियां थीं। उसने वो थाली राजू के हाथों में थमा दी। उसकी आंखों में कोमलता लेकिन दृढ़ता थी। खाओ बेटा, यहां किसी को भी किसी बच्चे का मजाक उड़ाने का हक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो भूखा है। राजू ने कांपते हाथों से थाली ली। उसकी आंखें लाल होती थीं। वो दुकान के एक कोने में जमीन पर बैठ गया।
धीरे धीरे सम्मान के साथ खाने लगा, जैसे डर रहा हो कि ये गायब ना हो जाए। उसके चारों ओर खड़े हट्टे कट्टे आदमी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सके, बस चोरी छिपे एक दूसरे को देख रहे थे। शर्मिंदगी का एहसास तेल की तरह फैल रहा था। केवल सुरेश अभी भी दांत पीस रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ये लड़का, वो दांत भींचकर बड़बड़ाया, ये लड़का, अगर ये वापस आया तो मैं इसे बताऊंगा। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी, जबकि अंधेरे कोने में वो दुबला पतला लड़का अभी भी सिर झुकाए अपनी जिंदगी का सबसे सादा भोजन खा रहा था। बाहर शाम की धूप जंग लगी दरवाजे की दरारों से छन कर आ रही थी, जिससे एक आधा उजाला आधा अंधेरा दृश्य बन रहा था। इंजन बंद हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज और राजू की कांपती हुई आवाज अभी भी गूंज रही थी, जैसे ये संकेत दे रही हो कि यहां की कहानी अभी शुरू हुई है। अगले दिन जब सूरज अभी दुकान की छत से झांक ही रहा था और बाहरी इलाके की छोटी गली में कहीं मुर्गों की बांग गूंज रही थी, राजू उस जंग लगी लोहे के दरवाजे के सामने खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक खाली प्लास्टिक की थैली के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कल से ज्यादा चमकदार थीं। उसे उम्मीद थी कि कल की घटना के बाद लोग कम से कम उसे काम करने का एक छोटा सा मौका देंगे। उसका पेट अभी भी गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन खाने के बारे में सोचने की बजाय वो एक रिंच पकड़ने के लिए उत्सुक था। इंजनों की फुसफुसाहट और सुनना चाहता था। दुकान का दरवाजा खुला, कुछ मैकेनिक अंदर आए और राजू को देखकर मुंह बिचकाया। एक युवा मैकेनिक ने कहा, हे लड़के, फिर आ गया? मुझे लगा एक वक्त का खाना खाकर चला गया होगा। दूसरे ने जोड़ा, शायद ये खुद को बहुत होशियार समझता है, इसलिए नौकरी मांगने आया है। देखते हैं इस बार ये क्या करता है। दबी हुई हंसी गूंजने लगी। इस बार ये कल की तरह शोरगुल और उपहासपूर्ण नहीं थी, बल्कि ज्यादा धूर्त थी, जैसे कि सब लोग उस लड़के के खुद शर्मिंदा होने का इंतजार कर रहे हों। राजू ने जवाब नहीं दिया। उसने बस सिर झुकाकर नमस्ते किया और धीरे से अनुरोध किया, आज मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा करने दीजिए। उसकी सच्ची बात सुनकर कुछ मैकेनिक एक पल के लिए रुक गए, लेकिन तुरंत ही सुरेश की आवाज ने सब कुछ दबा दिया। झाड़ू पोछा? ये कोई धर्मशाला नहीं है। अरे इस दुकान को तुझ जैसे कांटे की जरूरत नहीं है। मालिक अंदर से बाहर आया। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर तेल के धब्बे थे। उसने राजू को देखा और एक सुरेश की दाद बीदी स्कोर तज ने लंबी सांस ली। इसे झाड़ू लगाने दो, काम में थोड़ी मदद हो जाएगी, लेकिन ग्राहक की किसी भी कार को छूना मत। उसकी आवाज ठंडी थी, जिसमें थोड़ी रियायत के साथ साथ एक स्पष्ट सीमा भी थी। राजू ने झुककर बार बार धन्यवाद दिया। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसे उन्हें दादर दी थी कड़वी बातों के बीच एक नाजुक धागा मिल गया हो। उस सुबह राजू झुककर हर गिरी हुई कील उठाता रहा, तेल के हर धब्बे को साफ करता रहा और औजारों के बक्सों को व्यवस्थित करता रहा। उसके छोटे हाथ धूल से सने थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। वो एक परछाई की तरह पूरी दुकान में घूमता रहा, बिना किसी शिकायत के, बिना थके। कभी कभी राजू उन कारों को देखता जिन्हें खोला जा रहा था। उसके हाथ जैसे कुछ करने के लिए मचल उठते। वो इंजन की हर खटखटाहट को सुनता। कई बार वो कुछ सलाह देना चाहता, लेकिन ये याद करके कि उसे कुछ भी छूने की मनाही है, वो चुप रह जाता और तेल से भिने हाथों को कसकर भींच लेता। दोपहर में एक अमीर ग्राहक आया। वो शानदार कपड़े पहने हुए था, जूते चमक रहे थे, टाई सीधी थी। अंदर आते ही उसने तेल की गंध से नाक सिकोड़ ली। सुरेश तुरंत दौड़कर गया, झुककर मुस्कुराया, लेकिन जब ग्राहक की नजर गलती से राजू पर पड़ी, जो उस समय झाड़ू लेकर दरवाजे की ओर जा रहा था, तो उसकी भौहें तन गई। ये लड़का कौन है? तुम लोगों ने इस तरह के गंदे बच्चे को दुकान में क्यों रखा है? ग्राहक की आवाज तीखी थी। सुरेश ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, अपनी आवाज धीमी की, लेकिन इतनी कि पूरी दुकान सुन सके। वो बस एक आवारा लड़का है। कल एक वक्त के खाने के लिए आया था और आज फिर वापस आ गया। शायद खुद को बहुत काबिल समझता है। हम उसे भगाने की सोच ही रहे थे। ग्राहक ने नाक सिकोड़कर राजू की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली।
एक कार मरम्मत की दुकान जहां इस तरह के निम्न स्तर के लोग घूमते हैं, उसकी सारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। मैं कम पैसे नहीं देता। अगर इसने मेरी कार को छुआ तो मैं तुरंत अनुबंध रद्द कर दूंगा। ये शब्द राजू के सिर पर हथौड़े की तरह लगे। वो सुन्न हो गया। झाड़ू का हैंडल इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। लेकिन वो ना तो रोया और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। बस चुपचाप सिर झुका लिया, जैसे उसने सारी बेइज्जती अपने खाली पेट में निगल ली हो। लेकिन उसकी झुकी हुई पलकों के नीचे छिपी आंखों में एक छोटी सी चिंगारी अभी बुझी नहीं थी। प्रिया अपनी मेज से उठकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुरेश ने बीच में ही ग्राहक से चापलूसी करते हुए कहा, आप चिंता न करें सर, कल से हम इस बेकार चीज को यहां कदम भी नहीं रखने देंगे। फिर वो राजू की ओर मुड़ा। उसकी आवाज दांत पीसने जैसी थी। सुना तूने? दफा हो जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। इंजन की आवाज, हथौड़े की चोट, सब कुछ थम गया, जैसे सबने सांस रोक ली हो। राजू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज दृढ़ थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं शायद कार को नहीं छू सकता, लेकिन मैं यहीं रहना चाहता हूं। झाड़ू लगाना, कीलें उठाना, कुछ भी करूंगा। मुझे बस सीखने के लिए एक जगह चाहिए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक कमजोर बच्चा ऐसी बात कहने की हिम्मत करेगा। सुरेश गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि मालिक ने हाथ हिलाया। ठीक है, इसे रहने दो, देखते हैं ये कितने दिन टिकता है। ये ठंडी बात कोई समर्थन नहीं थी, बल्कि एक छोटे पक्षी को तूफान में उड़ने के लिए छोड़ने जैसा था। प्रिया ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में राजू के लिए दया और प्रशंसा दोनों थी। और सुरेश ने दांत पीसते हुए मन ही मन ठान लिया, अगर ये लड़का अपनी हद में नहीं रहा तो मैं इसे सबके सामने बेइज्जत करने का तरीका ढूंढ लूंगा। उसके बाद के दिनों में राजू दुकान में एक खामोश परछाई बन गया। वो एक जीवित झाड़ू की तरह हर जगह घूमता, तेल के हर धब्बे को साफ करता, हर लोहे के टुकड़े को उठाता, हर गिरे हुए पेंच को इकट्ठा करता। वो कम बोलता, कम हंसता, बस सिर झुकाकर काम करता। लेकिन उसकी आंखें हमेशा उन इंजनों पर टिकी रहती जिन्हें खोला जा रहा था। उसके कान हमेशा मशीनों की घरघराहट को सुनते रहते। कभी कभी वो कुछ सलाह देने के लिए मुंह खोलता, लेकिन फिर उसे वापस निकल लेता, दोबारा भगाए जाने के डर से। सुरेश ये सब देख रहा था, और जितना वो देखता उतना ही चिढ़ता। वो दुबला पतला शरीर, वे आंखें जो किसी भी प्रशिक्षु मैकेनिक से ज्यादा चमकती थीं, उसे खतरा महसूस कराती थी। उसे डर था कि एक दिन ये बच्चा उसकी प्रतिष्ठा पर परछाई बन जाएगा। इसलिए सुरेश ने एक योजना बनाना शुरू कर दिया। एक उमस भरी दोपहर, जब सब लोग एक नई आई कार के आसपास व्यस्त थे, सुरेश ने जानबूझकर राजू को बुलाया। ए लड़के, मुझे 12 नंबर का रिंच ला दो। उसकी आवाज असामान्य रूप से मीठी थी, जिससे कुछ लोग हैरान हो गए। राजू हिचकिचाते हुए गया, औजारों के बक्से में खोजने लगा। लेकिन जब उसने रिंच लाकर दिया तो सुरेश अचानक चिल्लाया, तुम इतने बेवकूफ हो? मैंने 14 नंबर का रिंच मांगा था, 12 का नहीं। पूरी दुकान ने मुड़कर देखा। राजू स्तब्ध रह गया। उसके कांपते हाथों में रिंच था। उसे साफ याद था कि सुरेश ने 12 ही कहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सुरेश ने रिंच छीनकर फर्श पर दे मारा। बेकार, सिर्फ एक औजार लाने का काम भी ठीक से नहीं कर सकता, नालायक कहीं का। ये गाली राजू के चेहरे पर तमाचे की तरह लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। कुछ मैकेनिकों ने सिर हिलाकर हंस दिया। उसने घुटन महसूस की और धीरे से कहा, माफ कीजिए, ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सुरेश ने चुपके से एक स्पार्क प्लग निकालकर कार के डिब्बे में गलत जगह रख दिया और फिर राजू को बुलाया। ओए, इस जगह को अच्छे से साफ कर। राजू ने आज्ञा का पालन किया। थोड़ी देर बाद सुरेश ने जांच करने का नाटक किया और चिल्लाया, हे भगवान, इस लड़के ने क्या किया? स्पार्क प्लग पूरी तरह से गलत जगह पर है। तुम्हें इसे छूने की इजाजत किसने दी? सभी की निगाहें फिर से राजू पर टिक गईं। वो हैरान था, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरेश ने उसे कार से बाहर धकेल दिया। और नुकसान मत करो, बार बार की बेइज्जती, अपमानजनक बातें, तिरस्कार भरी नजरें और बार बार इनकी बेइज्जती। फुसफुसाहट वाली हां
धीरे धीरे एक बच्चे के नाजुक विश्वास को खत्म कर रही थी। हर बार डांट पड़ने पर राजू बस सिर झुका लेता और तेल से सने अपने हाथों को कसकर भींच लेता, लेकिन जाने के बजाय वो सफाई करना जारी रखता। दुकान के कोने में बैठकर हर विवरण को देखता, चुपचाप सीखने की कोशिश करता। प्रिया ये सब देख रही थी। कई बार वो उसका बचाव करना चाहती, लेकिन सुरेश बहुत जोर से चिल्लाता और मालिक बस सिर हिला देता। ये बच्चा बहुत छोटा है, ये काम कैसे कर पाएगा? इसे कुछ दिन और रहने दो। जब ये देखेगा कि ये कितना मुश्किल है तो खुद ही चला जाएगा। ये बातें प्रिया को परेशान करती, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो बस चुपचाप दिन के अंत में बचा हुआ खाना राजू के लिए रख देती और धीरे से उसे प्रोत्साहित करती। हिम्मत रखो बेटा, किसी को भी अपने अंदर के विश्वास को बुझाने मत देना। एक शाम जब सब लोग चले गए थे, राजू वहीं रुका रहा। उसने फर्श को साफ किया, हर रिंच, हथौड़ा और पेचकस को करीने से रखा। जब उसने 12 नंबर के रिंच को उसकी जगह पर रखा तो वो कड़वाहट से मुस्कुराया। तो उस दिन की गलती सिर्फ एक जाल थी, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि राजू समझ गया था कि यहां रहने के लिए उसे अन्याय भी सहना पड़ेगा। अंधेरे में राजू ठंडे सीमेंट के फर्श पर बैठ गया, छत की ओर देखने लगा। उसकी आंखें 2 छोटी आग की लपटों की तरह चमक रही थी। अपमानित होने के बावजूद, फंसाए जाने के बावजूद उसे अब भी विश्वास था कि एक दिन यही हाथ कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन आधी बंद लोहे के दरवाजे के पीछे सुरेश अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें कोयले की तरह लाल थीं। वो फुसफुसाया, मैं तुझे कभी सिर उठाने नहीं दूंगा लड़के, मैं तुझे कुचल दूंगा। रात की हवा दरवाजे की दरारों से सीटी बजाती हुई गुजरी, अपने साथ तेल की जली हुई गंध लेकर आई, जैसे ये संकेत दे रही हो कि राजू के लिए और भी कठिन चुनौतियां आगे इंतजार कर रही हैं। एक उमस भरी सुबह, जब तेज धूप लोहे की खिड़की से छन कर आ रही थी, एक पुरानी यात्री बस दुकान के सामने आकर रुक गई। इंजन ने कुछ खड़खड़ाहट की और फिर बंद हो गया। एग्जॉस्ट पाइप से काला धुआं निकला। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाया, मेरी बस में यात्री हैं, अब ये बीच रास्ते में बंद हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसे जल्दी ठीक करो। पूरी दुकान में हलचल मच गई। मालिक ने तुरंत मैकेनिकों को जांच करने के लिए बुलाया। सुरेश तेजी से आगे बढ़ा, आत्मविश्वास से बोला, चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। उसने बोनट खोला, कुछ हिस्सों को घुमाया और फिर सिर हिलाया। कुछ अन्य मैकेनिकों ने भी बारी बारी से कोशिश की, लेकिन जितनी वे कोशिश करते बस उतनी ही जिद्दी हो जाती, हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ड्राइवर का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था और दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे यात्री बेचैन होकर चिल्ला रहे थे। दुकान का माहौल एक जलते हुए तवे जैसा भारी हो गया था। कोने में राजू औजारों के बक्से को पोंछ रहा था। उसकी आंखें बस से नहीं हट रही थीं। वो इंजन की हर अनियमित आवाज, हर कमजोर हिचकी को साफ सुन सकता था, जो सुरेश और दूसरे लोगों के निदान से बिल्कुल अलग थीं। उसके माथे की नसें फड़क रही थीं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन डांट खाने और दोषी ठहराए जाने की यादों ने उसका गला जकड़ लिया। बस का फ्यूल पंप खराब हो गया है, इसे बदल दो, ठीक हो जाएगी, एक मैकेनिक ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन आधा घंटा नया पंप लगाने के बाद भी बस एक लाश की तरह खामोश रही। ड्राइवर ने गुस्से में बस के दरवाजे पर हाथ मारा। तुम लोग सिर्फ मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हो। राजू ने अनजाने में तेल से सना कपड़ा अपने हाथ में कस लिया। उसके दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, ध्यान से सुनो, मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती। ये उसके पिता की आवाज थी, एक कुशल कार मैकेनिक जो जीवित रहते हुए उसे सिखाते थे। राजू ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर अचानक बोला, ये फ्यूल पंप नहीं है, इसका फ्यूल इंजेक्टर जाम हो गया है। पूरी दुकान शांत हो गई। सुरेश ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। तू क्या जानता है? चुप रही थी। लेकिन ड्राइवर, जो पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुका था, गुस्से में चिल्लाया, इस लड़के को कोशिश करने दो, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। मालिक ठिठक गया। वो जानता था कि अगर ग्राहक चला गया तो दुकान एक बड़ा सौदा खो देगी। एक पल के लिए उसकी आंखों में दुविधा दिखी। उसने राजू को देखा। वो दुबला पतला था,
लेकिन उसकी आंखें दृढ़ता से चमक रही थीं। अंत में उसने सिर हिलाया। ठीक है, इसे कोशिश करने दो, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार। होगे। पूरी दुकान में हंसी गूंज उठी। एक लड़के को यात्री बस ठीक करने देना, ये तो मजाक है। सुरेश ने दांत पीसे, लेकिन मालिक के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। राजू कांपते हुए आगे बढ़ा। उसके हाथ गंदे लेकिन स्थिर थे। उसने इंजन की डिब्बे में हाथ डाला, सुना, हर हिस्से को धीरे से छुआ, जैसे किसी शरीर की नब्ज को छू रहा हो। बस कुछ ही मिनटों में राजू ने धूल और गंदगी से जाम हुए फ्यूल इंजेक्टर को ढूंढ लिया। उसने सावधानी से उसे बाहर निकाला, अपने ही तेल वाले कपड़े से साफ किया और फिर वापस लगा दिया। सब लोग आधे तिरस्कार और आधे जिज्ञासा के भाव से देख रहे थे। राजू ने सिर उठाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। अब स्टार्ट करके देखिए। ड्राइवर ने लीवर खींचा। इंजन ने खड़खड़ाहट की और फिर अचानक गरजते हुए जोरदार आवाज करने लगा। पूरा लोहे का ढांचा कांप उठा और फिर एक शांत लय में स्थिर हो गया। इंजन की आवाज एक चुनौती की तरह गूंज रही थी, जैसे उन सभी का मजाक उड़ाने वालों के मुंह पर एक तमाचा हो। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ड्राइवर कूद कर नीचे उतरा। उसकी आंखें हैरानी से गोल थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये लड़का तो सच में जीनियस है। उसने राजू के कंधे को बार बार थपथपाया, आश्चर्य और कृतज्ञता से भरा हुआ। राजू ने सिर झुका लिया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक सादी सी खुशी चमक रही थी। वो विजयी होकर नहीं हंसा, बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसने जो किया वो बस अपने दिल और कानों की सुनने का एक सरल काम था। इस बीच सुरेश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके माथे पर पसीना आ गया। ईर्ष्या की आग उसके सीने में धक रही थी। पहली बार उसकी स्थिति को चुनौती दी गई थी, और वो भी एक गली के लड़के द्वारा। और उसने कसम खाई कि वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। यात्री बस का इंजन अभी भी नियमित रूप से गरज रहा था। गर्म हवा और तेल की तेज गंध फैला रहा था, लेकिन दुकान के तंग स्थान में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सभी की निगाहें राजू पर टिकी थी। वो आवारा लड़का, फटे पुराने कपड़े पहने, तेल से सने हाथ, जिसने अभी अभी वो साबित किया था जो अनुभवी मैकेनिकों की पूरी टीम नहीं कर सकी थी। मालिक ने हाथ बांधकर खड़े होकर देखा। उसकी आंखें तेज और ठंडी थीं, जैसे वो एक कठिन निर्णय पर विचार कर रहा हो। स्पष्ट रूप से वो लड़के की प्रतिभा से हैरान था, लेकिन उस आश्चर्य में संदेह और डर भी मिला हुआ था कि उसे दुकान में रखने से मौजूदा व्यवस्था बिगड़ सकती है। उसने अपनी आवाज साफ करते हुए कहा, ये सिर्फ किस्मत थी, एक बार से कुछ साबित नहीं होता। ऐसा कहने के बावजूद मालिक राजू के लिए अपनी बदली हुई नजर को छिपा नहीं सका। लड़का अभी भी सिर झुकाए चुपचाप अपने हाथों को एक पुराने कपड़े से पोंछ रहा था। ना तो कोई बहस कर रहा था और ना ही कोई घमंड दिखा रहा था। बस उसके गंदे चेहरे पर एक पतली शर्मीली मुस्कान थी। ड्राइवर इसके विपरीत बहुत उत्साहित था। उसने राजू के हाथ में एक मुड़ा तड़ा नोट थमाया। उसकी आवाज भर्रा गई। लड़के, आज मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं ये नहीं जानता। अगर तुम नहीं होते तो मेरे सारे यात्री चले जाते। राजू उलझन में था। उसे वापस करने की सोच रहा था, क्योंकि उसे कभी भी ईमानदारी से भुगतान नहीं किया गया था। लेकिन ड्राइवर के कठोर हाथ ने नोट को उसकी हथेली में दबा दिया। इसे रखो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, उसने दृढ़ता से कहा। अपनी जिंदगी में पहली बार राजू ने अपनी क्षमता से पैसा कमाया था, भीख या दान में नहीं। दुकान के कोने में कुछ युवा मैकेनिक फुसफुसा रहे थे, क्या इस लड़के में सच में कोई हुनर है? मुझे भी अजीब लगा। उसने सही जगह को ऐसे छुआ जैसे उसे पहले से पता हो। लेकिन तुरंत ही सुरेश ने बीच में टोकते हुए कहा, जैसे उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर हो, चुप रहो, ये सिर्फ किस्मत थी। पुरानी खटारा कारों को लंबे समय तक देखने के बाद कोई भी अनुमान लगा सकता है, उसकी तारीफ मत करो। उसने दांत पीसे। उसका चेहरा काला पड़ गया। सुरेश के दिल में सिर्फ ईर्ष्या ही नहीं बल्कि अपमान भी था। एक गली के आवारा बच्चे से मात खाने का। इतनी सालों से वो मुख्य मैकेनिक की स्थिति का आदी था।
कोई भी उससे आगे निकलने की हिम्मत नहीं करता था। और अब एक दुबले पतले लड़के ने कुछ ही मिनटों में सारी लाइमलाइट छीन ली थी। राजू ने वे कड़वे शब्द सुने। उसके सीने में दर्द हुआ, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वो समझ गया था कि तीव्र प्रतिक्रिया उन्हें और भी नफरत करने पर मजबूर कर देगी। इसके बजाय उसने धीरे से नोट को अपनी जेब में रखा और सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उसकी यही शांति कुछ मैकेनिकों को चुपचाप उसका सम्मान करने पर मजबूर कर रही थी। प्रिया दुकान की अकाउंटेंट चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी जिसे छिपाना मुश्किल था। वो अकेली थी जो आगे आई और राजू के हाथ में एक गर्म पाव रखा जो अभी अभी गली के बाहर से खरीदा गया था। खाओ बेटा, बहुत अच्छा काम किया। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन इतनी कि पूरी दुकान सुन सके। अब किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की। सुरेश ने यह दृश्य देखा और उसका खून खौल उठा। उसके बड़े हाथ मुट्ठी में कस गए। शाम को जब यात्री बस चली गई, धन्यवाद की बौछार के बीच मालिक ने सभी मैकेनिकों को बुलाया और कुछ निर्देश दिए। किसी ने सीधे राजू का उल्लेख नहीं किया, लेकिन माहौल असामान्य रूप से भारी था। उस लड़की की ओर देखने वाली हर नजर में आश्चर्य, ईर्ष्या और सतर्कता का मिश्रण था। जब दुकान बंद होने का समय हुआ तो राजू चुपचाप अपने काम की जगह को साफ कर रहा था। हर गिरे हुए पेंच को इकट्ठा कर रहा था, तेल के धब्बों को पोंछ रहा था। उसे किसी की प्रशंसा की उम्मीद नहीं थी, ना ही उसने इधर उधर देखने की हिम्मत की। लेकिन उसके दिल में एक धीमी खुशी फैल रही थी। पहली बार किसी ने इन हाथों के मूल्य को पहचाना था। घर जाते समय प्रिया राजू के पास आई। उसने धीरे से पूछा, तुमने कार ठीक करना कहां से सीखा राजू? हिचकिचाया। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थी। मैं मशीन की आवाज सुनकर जान जाता हूं। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, लेकिन अब वे नहीं रहे। प्रिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उस लड़के की आंखों में एकाकीपन का बोझ था, लेकिन गर्व की एक चमक भी थी। उसे अचानक समझ में आया कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि एक सच्ची प्रतिभा थी जो एक दर्दनाक अतीत से निखरी थी। इस बीच गली के नुक्कड़ पर एक शराब की दुकान में सुरेश कुछ करीबी मैकेनिकों के साथ बैठा था। बियर के ग्लास टकरा रहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। हम उस लड़के को दुकान में नहीं रहने दे सकते। एक दिन वो हम सबको नीचा दिखाएगा। मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। उसके तेल से सने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान चमक उठी। नफरत की एक लहर उठने लगी थी। राजू को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो बस गर्म पांव को पकड़े हुए अंधेरी गली में चल रहा था। पेट आधा भरा था, लेकिन दिल उम्मीद से भरा था। उसे विश्वास था कि अगर वो कोशिश करता रहा तो उसे खुद को साबित करने के और मौके मिलेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका हर कदम नफरत की एक लहर को भी खींच रहा है, था जो सब कुछ बहा ले जाने का इंतजार कर रही थी। एक उमस भरी दोपहर, जब सूरज की गर्मी टिन की छत से छन कर आ रही थी, जिससे दुकान के अंदर का माहौल भट्टी जैसा गर्म हो गया था, एक नई चमकदार कार धीरे धीरे अंदर आई। सामान्य खटारा बसों के विपरीत ये कार इतनी चमकदार थी कि मैकेनिकों के हैरान चेहरों को भी प्रतिबिंबित कर रही थी। कार का मालिक बाहर निकला, लंबा, पतला, सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए। उसकी आवाज तेज थी। मेरी कार बार बार बंद हो रही है। मैं इसे 2 बड़े गैराज में ले गया, लेकिन कोई भी गलती नहीं ढूंढ सका। अगर आप लोग भी असफल रहे तो मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। माहौल तुरंत भारी हो गया। मालिक ने जल्दी से सिर हिलाया और मैकेनिकों की टीम को जांच करने का आदेश दिया। सुरेश सबसे आगे आया, अपनी शर्ट ठीक करते हुए, जैसे एक महंगे ग्राहक के सामने अपनी मुख्य मैकेनिक की भूमिका साबित करना चाहता हो। उसने हर तरह से जांच की, बिजली के तार, स्पार्क प्लग, और फिर आत्मविश्वास से घोषणा की, यह सिर्फ बैटरी कमजोर है, एक नई लगा दो, ठीक हो जाएगी। ग्राहक ने भौहें सिकोड़ी, मैंने कल ही नई लगवाई थी, मुझसे गोलमोल बातें मत करो। दुकान का माहौल घुटन भरा हो गया। पूरी टीम ने बारी बारी से कोशिश की, लेकिन हर बार जब उन्होंने इंजन स्टार्ट किया तो वो एक बीमार व्यक्ति की तरह खांसता रहा। ग्राहक अधीर होता जा रहा था। उसकी आवाज में व्यंग था। आप लोग भी उन दूसरी जगहों से अलग नहीं है। कोने में राजू पेंचों को करीने से पंक्तियों में व्यवस्थित कर रहा था। पसीना
फर्श पर टपक रहा था, लेकिन उसके कान इंजन की आवाज पर केंद्रित थे। हर चूक, हर खड़खड़ाहट सीधे उसके सीने पर चोट कर रही थी। उसने होंठ काटे, कुछ कहने में हिचकिचाया, लेकिन तभी उसने सुरेश की तेज नजर को अपनी ओर देखा। वो नजर एक चाकू की तरह धमका रही थी। अगर तूने मुंह खोला तो देख लेना। लेकिन जब कार अचानक पूरी तरह से बंद हो गई तो ग्राहक चिल्लाया, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। अगर तुम इसे ठीक नहीं कर सकते तो कार वापस करो ताकि मैं कहीं और जा सकूं। तब राजू खुद को रोक नहीं सका। वो खड़ा हो गया, उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन स्पष्ट थी। सर, क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूं? पूरी दुकान में हलचल मच गई। सुरेश गरजाए, लड़के, तू बीच में बोलने की हिम्मत कैसे की? ग्राहक ने हाथ बांधकर राजू को सिर से पैर तक तिरस्कार से देखा। एक गली का लड़का मेरी कार ठीक करेगा? तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? मालिक हिचकिचाया, पसीना आ रहा था। लेकिन फिर पिछली बस की घटना की याद आई। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। इसे कोशिश करने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ग्राहक ने मुंह बिचकाया। ठीक है, अगर इसने इसे और खराब कर दिया तो मैं इस पूरी दुकान को बंद करवाया। राजू आगे बढ़ा। उसके छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सुना इंजन की लय को, झुककर हर तार, हर जोड़ की जांच की। इस बीच सुरेश उसके पीछे छिप गया और चुपके से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में एक छोटा पेच ढीला कर दिया, इस उम्मीद में कि जैसे ही राजू उसे छुएगा, कार काला धुआं उगल देगी और उसे तुरंत भगा दिया जाएगा। राजू ने उस हिस्से को छूते ही असामान्यता महसूस की। वो रुका, भौएं सिकोड़कर फुसफुसाया, ये इतना ढीला क्यों है? फिर उसने सिर उठाया और सुरेश की बचती हुई नजरों को देखा। उस छोटी सी मैं राजू समझ गया, लेकिन उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने बस चुपचाप पेंच को कस दिया, कुछ और विवरणों को समायोजित किया। अंत में उसने सिर उठाया। उसकी आवाज शांत थी। अब आप स्टार्ट करके देखिए। ग्राहक ने भौहें सिकोड़कर ड्राइवर की सीट पर बैठकर चाबी घुमाई। इंजन कर्ज उठा, पहले खड़खड़ाया, फिर अचानक तेज, शक्तिशाली और सहज हो गया। पूरी कार कांपी, फिर स्थिर हो गई, जैसे कोई समस्या ही ना हो। पूरी दुकान सन्न रह गई। ग्राहक हैरान था, यह कैसे हो सकता है? मैंने इस कार पर बड़े गैराज में लाखों खर्च किए और कोई इसे ठीक नहीं कर सका, और इस लड़के ने बस कुछ ही मिनटों में कर दिया। वो नीचे उतरा, राजू को घूरता रहा जैसे कोई चमत्कार देख रहा हो। लड़का चुपचाप खड़ा था, का चेहरा लाल था, हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन आंखें दृढ़ थीं। उसने ना तो घमंड दिखाया और ना ही गर्व, बस सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं बस अपनी मेहनत के बदले एक वक्त का खाना चाहता हूं। ये बात एक चाकू की तरह खामोशी को चीर गई। कुछ मैकेनिकों ने शर्म से सिर झुका लिया, अपनी पिछली हंसी को याद करते हुए। प्रिया चुपचाप मुस्कुराई, उसकी आंखों में विश्वास चमक रहा था। जब सब लोग अभी भी स्तब्ध थे, सुरेश को लगा जैसे उसके मुंह पर तमाचा पड़ा हो। उसने दांत पीसे, उसकी गर्दन की नसें उभर आईं, उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है कि एक अनाथ दुबले पतले लड़के ने उसके ठीक सामने जीत हासिल कर ली थी और उसके द्वारा बिछाए गए जाल को भी उलट दिया था। ग्राहक ने मालिक की ओर मुड़कर जोर से कहा, इस लड़के को यहीं रखो, यही असली मैकेनिक है। दुकान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक अजीब सा विश्वास फैलने लगा। केवल सुरेश का चेहरा कोयले की तरह लाल था। उसने सिर झुका लिया और मन ही मन कसम खाई, अगली बार मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। लेकिन उस महंगी कार का इंजन अभी भी नियमित रूप से गूंज रहा था, जैसे राजू की प्रतिभा की पुष्टि करने वाला एक गीत हो। ग्राहक ने मालिक को धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी आंखें उस दुबले पतले लड़के से नहीं हट रही थीं, जिसके हाथ तेल से सने थे। जाने से पहले उसने राजू की जेब में सामान्य मरम्मत शुल्क से 2 गुना पैसा ठूस दिया। साथ में एक सलाह भी दी, बेटा, तुम्हारे हाथों में सोना है, इसे बर्बाद मत करना। राजू उलझन में था। उसने पैसे कसकर पकड़ लिए, उसका गला भर आया।
उसे कभी भी इस तरह की मान्यता नहीं मिली थी। उस पल में सारे ताने, सारी तिरस्कारपूर्ण नजरें जैसे गायब हो गईं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही ग्राहक गया, सुरेश ने तेल से सना कपड़ा मेज पर पटक दिया और चिल्लाया, बस बहुत हुआ। ये मत सोचो कि 2 खटारा कारें ठीक करके तुम यहां के हीरो बन गए हो। पूरी दुकान ठिठक गई। कुछ युवा मैकेनिक जो राजू के प्रति सहानुभूति रखने लगे थे ने सिर झुका लिया। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मालिक ने भौहें सिकोड़ी उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गया। उसकी खामोशी ने सुरेश को और भड़का दिया। वो सीधे राजू के सामने आया, अपनी हड्डीदार उंगली उस लड़के के सीने पर रखते हुए, मेरी बात सुनो, इस दुकान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हम यहां असली मेहनत से कमाते हैं, किस्मत के खेल या होशियार होने का नाटक करके नहीं। राजू ने होठ काटे। उसके कंधे कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें नहीं झुकी। वो विरोध करना चाहता था, कहना चाहता था कि उसने जो किया वो उसकी असली क्षमता थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। प्रिया अपनी मेज से दौड़ कर आई, दोनों के बीच खड़ी हो गई। सुरेश भाई, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लड़के ने अपनी मेहनत से काम किया है, आप इतना क्यों जल रहे हैं? सुरेश हौच सा, उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। तुम उसका पक्ष ले रही हो, है ना? सावधान रहना, एक दिन ये गली का लड़का पूरी दुकान को ले डूबेगा, तब किसी को दोष मत देना। मालिक ने मेज पर जोर से हाथ मारा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। बस बहुत हुआ, सब अपना अपना काम करो। मैंने फैसला किया है कि ये यहीं रहेगा, तो ये यहीं रहेगा। जिसे ये मंजूर नहीं, वो जा सकता है। घुटन भरा माहौल एक भारी खामोशी में बदल गया। सुरेश ने दांत पीसे। उसका चेहरा लाल था, लेकिन उसने उस समय मालिक की बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वो गुस्से में मुड़ा, टिन की दीवार पर एक मुक्का मारा, जिससे एक गड्ढा बन गया, और फिर बाहर चला गया। अपने पीछे एक भारी माहौल छोड़कर दुकान में सब लोग उसकी पीठ को देखते रहे। हर कोई बेचैन था। वे सुरेश के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। वो कभी हार नहीं मानता और कभी किसी को खुद से आगे नहीं निकलने देता। अगर उसने राजू को अपनी आंखों का कांटा मान लिया है, तो जब तक वो लड़का यहां रहेगा, तूफान नहीं थमेगा। राजू चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। वो चालहास खड़ा नहीं करना चाहता था और ना ही किसी को बांटना चाहता था। लेकिन सुरेश की जहरीले शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तुम सिर्फ एक गली के लड़के हो, यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उस शाम जब सूरज ढल चुका था, राजू अभी भी दुकान से नहीं गया था। वो चुपचाप हर कपड़े का टुकड़ा इकट्ठा कर रहा था। हर गिरे हुए पेंच को सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया पास से गुजरी, रुकी और उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। डरो मत, तुमने वो किया जो पूरी दुकान में कोई नहीं कर सका। तुम्हारी कीमत है और वो ये अच्छी तरह जानता है। राजू ने सिर उठाया। उसकी आंखें नम थीं। प्रिया मुस्कुराई। उसकी आंखें दृढ़ थीं, जैसे उसे और ताकत देना चाहती हों। उस पल में राजू को लगा कि वो पूरी तरह से अकेला नहीं है। लेकिन सड़क के उस पार एक खंभे के कोने में सुरेश का धुंधला साया खड़ा था। सिगरेट पी रहा था। उसकी लाल आंखें अंदर की ओर घूर रही थीं। उसने धुएं का एक छल्ला छोड़ा। उसकी मुस्कान शातिर थी। स्पष्ट था कि वो सिर्फ धमकियों पर नहीं रुकेगा। अगला जाल उसने पहले ही सोच लिया था, बस उसे फेंकने का इंतजार था। प्रिया और राजू, जो अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से गुजरे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि असली और भी कठिन लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। उस महंगी कार की घटना के बाद राजू का नाम पूरे मोहल्ले में फैल गया। लोग कानाफूसी करने लगे, वो गली का लड़का कार ठीक करने में बहुत माहिर है, वो तो दुकान के पुराने मैकेनिकों से भी बेहतर है। ये अफवाहें राजू के लिए एक सांत्वना थीं, लेकिन सुरेश के दिल में एक कांटे की तरह चुभ रही थीं। सुरेश, जो दुकान में राजा की तरह रहने का आदी था, जिसे हर कोई सम्मान देता था, अब जब भी कोई ग्राहक आता तो उनकी आंखें उसे नहीं बल्कि उस दुबले पतले गंदे लड़के को ढूंढती। कुछ लोग तो सीधे पूछ लेते, उस छोटे लड़के को मेरी कार देखने दो, सुना है उसके हाथ में जादू है। हर बार ऐसा होने पर सुरेश का चेहरा लाल हो जाता, उसके माथे की नसें फड़कने लगती। वो राजू को लग्न से सफाई करते, हर काम सीखते हुए देखता।
और उसका गुस्सा और बढ़ जाता। अगर मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया तो जल्द ही मैं सब कुछ खो दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। एक शाम जब दुकान में ग्राहक कम थे, सुरेश चुपचाप पुर्जों के गोदाम की ओर गया। उसने चारों ओर देखा, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसने चुपके से कुछ पेंच ढीले कर दिए। एक बिजली के तार को उसकी जोर से थोड़ा खींच लिया। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। देखते हैं तुम कितने दिन हीरो बने रहते हो लड़के। अगले दिन एक पिकअप ट्रक को एक लंबे सफर से पहले जांच के लिए लाया गया। मालिक ग्राहक से बात करने में व्यस्त था। प्रिया भी हिसाब किताब में उलझी हुई थी। राजू को हमेशा की तरह पास के क्षेत्र को साफ करने के लिए कहा गया। जब मुख्य मैकेनिक इंजन की जांच कर रहा था, अचानक कार ने एक तेज आवाज की। काला धुआं निकला और इंजन बंद हो गया। हे भगवान, कार को किसने छुआ? मैकेनिक घबरा गया। तुरंत ही सुरेश आगे आया। उसकी आवाज तीखी थी। और कौन हो सकता है? वो गली का लड़का ही तो है जो हमेशा चीजों को छूता रहता है। सभी की निगाहें तुरंत राजू पर टिक गई। वो उलझन में था, सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं था। मैं तो बस बाहर से सफाई कर रहा था, मैंने कुछ नहीं छुआ। लेकिन उसकी कमजोर सफाई शक के तूफान में डूब गई। एक सहायक मैकेनिक ने धीरे से कहा, जब से ये आया है तब से लगातार कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। दूसरे ने सिर हिलाया, शायद ये सच है, बच्ची क्या जाने, बस घिसता रहता है। राजू को लगा जैसे किसी ने उसका गला घोट दिया हो। वो चिल्लाना चाहता था, सीधे सुरेश की ओर इशारा करना चाहता था, लेकिन उसकी हों-हाँ आंखें चाकू की तरह धमका रही थीं। उसकी सांस गले में ही अटक गई। वो बस सिर झुकाए कांपते हाथों को कसकर भींचकर खड़ा रहा। प्रिया अंदर से बाहर आई। उसकी आवाज तीखी थी, जल्दबाजी में। उस पर आरोप मत लगाओ, मैं पूरे समय उसे देख रही थी। वो सिर्फ झाड़ू लगा रहा था। उसने मशीनरी को छुआ तक नहीं। माहौल शांत हो गया, लेकिन शक का साया अभी भी मंडरा रहा था। मालिक ने भौहें सिकोड़कर राजू को घूरते हुए कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। ये भौंड रहा था। चेतावनी उस लड़के के दिल पर चाकू की तरह लगी। राजू ने होंठ काटे, आंसू अंदर ही निकल लिए। वो जानता था कि वो निर्दोष है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन एक भी गलत कदम उसे इस नाजुक जगह से बाहर कर सकता था। उस शाम राजू दुकान के बरामदे में सिकुड़ कर बैठा था। अपने हाथ में रखे सूखे पांव को देख रहा था। वो उसे निगल नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में सुरेश की उपहासपूर्ण हाँ और दूसरों के शक भरे शब्द गूंज रहे थे। तुम सिर्फ एक गली के लड़के हो जो मुसीबत खड़ी करता है। अंधेरे में सुरेश पास से गुजरा, राजू के सामने रुका। उसके कान के पास फुसफुसाया, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहां से रेंग कर बाहर जाने पर मजबूर कर दूंगा, बस इंतजार करो। फिर वो चला गया, अपने पीछे सिगरेट की तेज गंध छोड़कर। राजू सुन बैठा रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी छोटी आंखों में एक चिंगारी चमक रही थी। यादों से एक आवाज गूंजी, कभी भी मशीनों या इंसानों को तुम्हें धोखा देने मत देना। ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें सूखी थीं। डर अभी भी था, लेकिन उसके अंदर एक और इच्छा शक्ति जाग रही थी। पिकअप ट्रक की घटना के 3 दिन बाद दुकान को एक महत्वपूर्ण अनुबंध मिला। एक परिवहन कंपनी ने 3 बड़े ट्रक पूरी तरह से रखरखाव के लिए लाए। ये एक बड़ा सौदा था और मालिक ने सावधानी से निर्देश दिए, इन ट्रकों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती का मतलब है पूरा अनुबंध खो देना। सुरेश ने यह सुना और उसके दिमाग में एक शातिर विचार आया, यही मौका है। अगर मैं इस गलती को उस लड़के का अपराध बना दूं तो वो कभी सिर नहीं उठा पाएगा। उस दोपहर जब सब लोग आराम कर रहे थे, सुरेश चुपके से एक ट्रक में घुस गया। उसने ईंधन की एक पाइपलाइन को थोड़ा ढीला कर दिया, बस थोड़ी दूर चलने पर तेल रिसने लगेगा। फिर उसने जानबूझकर सीमेंट के फर्श पर, जहां राजू अक्सर सफाई करता था, तेल के कुछ धब्बे गिरा दिए। काम पूरा होने पर उसने हाथ झाड़े और मुस्कुराया। जब काम फिर से शुरू हुआ तो सुरेश ने जोर से आवाज लगाई, ए लड़के, यहां आओ, इस तेल को जल्दी से साफ करो। राजू ने बिना किसी शक के आज्ञा का पालन किया। ठीक उसी समय ट्रक का ड्राइवर जांच करने के लिए वापस आया।
नए तेल के धब्बे देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? ट्रक का अभी अभी रखरखाव हुआ है और तेल रिस रहा है। उसकी चीख ने तुरंत पूरी दुकान में हलचल मचा दी। सुरेश ने तेजी से राजू की ओर इशारा किया। मैंने उसे मना किया था कि वो घटा ना करे। इस लड़के ने जरूर उत्सुकतावश कुछ खोल दिया होगा। अब देखो, बड़ा काम बिगड़ गया। मालिक का चेहरा काला पड़ गया। वो जांच करने के लिए आगे बढ़ा। सचमुच पाइपलाइन ढीली थी और तेल अभी भी टपक रहा था। उसने राजू की ओर देखा, जो एक कपड़ा पकड़े हुए था। उसकी शर्ट पर तेल की धब्बे थे। मालिक गुस्से में था। राजू, तुमने बिना किसी की इजाजत के कार को छूने की हिम्मत कैसे की? राजू हैरान था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये मैं नहीं था। मैं तो बस सफाई कर रहा था। मैंने पाइप को छुआ तक नहीं। लेकिन उसकी सफाई गुस्से के बीच खो गई। एक सहायक मैकेनिक ने कहा, उस दिन पिकअप ट्रक भी अजीब तरह से खराब हो गया था। क्या वो उसके पास नहीं खड़ा था? मैंने कहा था। बच्चे सिर्फ मुसीबत खड़ी करते हैं, दूसरे ने समर्थन किया। प्रिया ने बीच में टोकने की कोशिश की। सब लोग शांत हो जाइए। जरूरी नहीं कि राजू ही दोषी हो। हमें ठीक से जांच करनी चाहिए। लेकिन सुरेश ने आग में घी डालने का काम किया। अगर हम इसे यहां रखेंगे तो जल्द ही दुकान सारे ग्राहक खो देगी। मालिक, बहुत देर होने से पहले इसे भगा दो। मालिक ने भौहें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर दुविधा साफ झलक रही थी। उसने राजू को देखा। लड़का सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके कांपते हाथ तेल से सना कपड़ा पकड़े हुए थे। उस पल उसे दया और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। अंत में उसकी आवाज भारी हो गई, जैसे हथौड़े की चोट कड़ी हुई थी। इस पल में मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम दोबारा इस तरह की किसी बात में शामिल हुए तो दफा हो जाना, कभी वापस मत आना। ये फैसला बिजली की तरह गिरा। राजू ने सिर झुका लिया। आंसू तेल से सने सीमेंट के फर्श पर गिर रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था कि उसे फंसाया गया है, कि किसी ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो सभी की आंखें शक से भरी थीं। किसी ने विश्वास नहीं किया। शाम राजू दुकान के पीछे खाली जमीन पर सिकुड़ कर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपनी जेब से एक पुराना स्पार्क प्लग निकाला, जो उसके पिता की एकमात्र निशानी थी, और फुसफुसाया, जैसे खुद से बात कर रहा हो। पापा, मैं क्या करूं? मैं हार नहीं मानना चाहता, लेकिन वे मुझ पर विश्वास नहीं करते पापा। अंधेरे में उसने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि खून निकल आया। उसने कसम खाई कि भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वो इस सपने को नहीं छोड़ेगा। और गली के उस पार एक शराब की दुकान में सुरेश अपने मैकेनिक दोस्तों के साथ जाम टकरा रहा था। हंस रहा था। उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। वो लड़का ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसे ये नहीं पता था कि उसी घमंड के क्षण में किस्मत एक ऐसी वापसी की तैयारी कर रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस सुबह आसमान भूरा था। काले बादल घुमड़ रहे थे, जैसे किसी अशुभ घटना का संकेत दे रही हूं। सुबह से ही दुकान बड़े अनुबंध के कारण व्यस्त थी। एक निर्माण कंपनी ने रखरखाव के लिए एक विशाल क्रेन भेजी थी। मालिक इधर उधर घूम रहा था, बड़बड़ा रहा था। अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो हम करोड़ों का अनुबंध खो देंगे। हमें पूरी तरह से सावधान रहना होगा। उसकी बात ने सबको तनाव में डाल दिया। सुरेश मन ही मन मुस्कुराया। भगवान ने मुझे मौका दिया है, बस इस बार और वो लड़का खत्म हो जाएगा। जब सब लोग बड़े हिस्सों की जांच कर रहे थे, सुरेश ने चुपके से तेल की टंकी में थोड़ी महीन रेत डाल दी और फिर चतुराई से ढक्कन बंद कर दिया। बस इंजन स्टार्ट होती ही वो जाम हो जाएगा और घना धुआं उगलेगा। और उसे यकीन था कि सारा शक राजू पर जाएगा। वो बच्चा जिसे पहले से ही नियुक्त करने वाला माना जाता था। जैसा कि अनुमान था, जब गन को चालू किया गया तो इंजन ने एक तीखी चीख निकाली और फिर एक काले जले हुए धुएं का गुबार उगल दिया। पूरी दुकान में हलचल मच गई। मालिक चिल्लाया, हे भगवान, गाड़ी के साथ किसने क्या किया? सुरेश ने तुरंत उंगली उठाई। उसकी आवाज में पूरा यकीन था।
मैंने सुबह से राजू को तेल की टंकी के पास घूमते देखा था। यकीनन उसी ने कोई बेवकूफी की है। सभी की निगाहें फिर से उस दुबले पतले लड़के पर टिक गईं। राजू सुन्न खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। वो हकलाया, नहीं नहीं, ये मैं नहीं था। मैं तो बस बाहर से सफाई कर रहा था, मैंने ढक्कन खोला ही नहीं। लेकिन इस बार शक बहुत गहरा था। कुछ मैकेनिक गुस्से में चिल्लाए, कितनी बार हो चुका है, फिर भी इंकार कर रहा है। इसे भगा दो, इसे रखने से सिर्फ मुसीबतें बढ़ेंगी। मालिक गुस्से से गरजा, उसका चेहरा लाल था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब दफा हो जाओ यहां से। लड़का सिर झुकाए खड़ा था, आंसू सीमेंट के फर्श पर गिर रहे थे। उस पल में पूरी दुनिया जैसे उसके खिलाफ हो गई थी। वो भाग जाना चाहता था, गायब हो जाना चाहता था, लेकिन कहीं उसके दिल में उसके पिता की आवाज गूंजी, ध्यान से सुनो, मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती। राजू ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। वो चिल्लाया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन गर्व से भरी थी। ये मैं नहीं था, मैं कसम खाता हूं। अगर आप मुझे जांच करने दें तो मैं बता दूंगा कि इस गाड़ी को किसने खराब किया है। पूरी दुकान सन रह गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो शर्मीला लड़का इस तरह चिल्लाएगा। मालिक हैरान था, उसकी भौहें तन गईं। सुरेश हंसा। तू किस पर इल्जाम लगाएगा? राजू ने दांत पीसे। मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मुझे बस 10 मिनट चाहिए। अगर मैं साबित नहीं कर सका तो मैं खुद चला जाऊंगा, किसी को भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माहौल एक तनी हुई बोरी जैसा हो गया। मालिक ने लड़के को देखा, उसकी आंखों में दुविधा थी। अंत में वो गरजा, ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम गलत साबित हुए तो दोबारा यहां मत आना। राजू ने एक गहरी सांस ली, कांपते हुए आगे बढ़ा। वो गाड़ी के बगल में बैठ गया, इंजन की घरघराहट को सुनने लगा। फिर अचानक उसने तेल वाला कपड़ा निकाला, टंकी का ढक्कन खोला और धीरे से अपनी उंगली अंदर डुबोई। जब उसने उंगली बाहर निकाली तो उस पर महीन रेत लगी हुई थी। राजू ने अपना कांपता हुआ हाथ ऊंचा उठाया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, किसी ने तेल की टंकी में रेत डाली है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि खुद गाड़ी खराब करूं। पूरी दुकान में हलचल मच गई। मालिक ने रेत को सूंघा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये सच है, किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। माहौल भारी हो गया। सभी की निगाहें शक से एक दूसरे पर पड़ने लगीं। सुरेश ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बेचैन थीं, माथे पर पसीना आ गया था। प्रिया ने चिल्लाकर उसकी ओर इशारा किया। सिर्फ कोई अनुभवी ही इस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, बिना कोई निशान छोड़े। एक बच्चा ये चाल कैसे जान सकता है? ये आरोप एक चाकू की तरह लगा। सुरेश खड़ा हो गुस्से से पागल हो गया। उसका चेहरा लाल था, गर्दन की नसें उभर आईं। चुप रहो, तुम मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी, पहले जैसी दृढ़ नहीं थी। पूरी दुकान में काना फूंसी शुरू हो गई। कई लोग फुसफुसा रहे थे, ये सच है, ये चाल तो कोई पुराना मैकेनिक ही जानता है, कहीं सुरेश तो नहीं। माहौल जैसे फटने वाला था और पहली बार राजू पीछे नहीं हटा। वो सीधा खड़ा हुआ, सीधे सुरेश की आंखों में देखते हुए उसकी आवाज गूंज उठी, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे सबके सामने सच बताने दीजिए। ये अब खुद को निर्दोष साबित करने की बात नहीं थी। ये एक आर या सांप के दही सीधा टकराव था। एक छोटा बच्चा दुकान के सबसे शक्तिशाली आदमी के खिलाफ। दुकान का माहौल इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। राजू सीधा खड़ा था, उसका छोटा हाथ अभी भी रेत और काले तेल से सना हुआ था। उसकी आवाज भीड़ के बीच गूंज उठी, ये सबूत है, अगर मैंने नुकसान पहुंचाया होता तो मैं इतना स्पष्ट निशान नहीं छोड़ता। सिर्फ कोई अनुभवी ही जानता है कि कैसे छिपाना है, लेकिन आज वो चूक गया। सभी की निगाहें एक साथ सुरेश पर टिक गईं। वो चौंक कर आधा कदम पीछे हटा, फिर तुरंत आत्मविश्वास वापस पाने की कोशिश करते हुए गरजा, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो,
लड़के, तुम सिर्फ एक गली के लड़के हो। तुम क्या जानते हो जो मुझ पर उंगली उठा रहे हो? प्रिया आगे आई। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तीखी थी। मैं शुरू से देख रही हूं, सिर्फ आप ही हैं जो अक्सर पुर्जों के क्षेत्र में आते जाते हैं और कोई ध्यान नहीं देता। राजू तो हमेशा नजरों के सामने था। आप कैसे समझाएंगे कि रेत तेल की टंकी में कैसे पहुंची? सुरेश का चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाया, तुम झूठ बोल रही हो। ये मत सोचो कि एक फटे लड़के का पक्ष लेकर तुम मुझे नीचा दिखा सकती हो। एक सहायक मैकेनिक जो अब तक चुप था, अचानक कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने सुरेश को आराम के समय गाड़ी के पास से गुजरते देखा था। उस समय वहां कोई और नहीं था। ये बात एक चिंगारी की तरह थी जिसने तेल के बैरल में आग लगा दी। पूरी दुकान में हलचल मच गई। मालिक ने भाई सिकोड़ी, उसकी आंखों में शक गहरा गया। सुरेश चिल्लाया, चुप रहो, अगर तुमने बकवास की तो देख लेना, बस बहुत हुआ। मालिक ने इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज पूरी दुकान में गूंज गई। वो सुरेश की ओर मुड़ा। उसकी आवाज हथौड़े की तरह भारी थी। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ है? सुरेश का गला सूख गया। वो इनकार करना चाहता था, लेकिन जितना वो इनकार करता उतना ही उलझता जाता। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। इस दबाव में वो राजू की ओर मुड़ा। एक कोने में फांसे जानवर की तरह गरजा, ये सब तुम्हारी किस्मत है। ये मत सोचो कि एक बार जीतकर तुम मेरे सामने सिर उठा सकते हो। राजू का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने पहले की तरह सिर नहीं झुकाया। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज दृढ़ थी। ये किस्मत नहीं है, ये सच है। मैंने मशीन की आवाज सुनी। मुझे पता था कि ये सामान्य नहीं है। मैंने अपने पिता से सीखा है, मुझे किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता शब्द ने पूरी दुकान को रोक दिया। पहली बार राजू ने अपने परिवार का उल्लेख किया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन गर्व से भरी थी। मेरे पिता एक मैकेनिक थे। उन्होंने मुझे सिखाया था कि मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती, सिर्फ इंसान झूठ बोलते हैं। आज उसी बात ने मुझे सच ढूंढने में मदद की। लोग फुसफुसाने लगे। उनकी नजरें शक से बदलकर धीरे धीरे सम्मान में बदल रही थीं। एक युवा मैकेनिक ने फुसफुसाया, ये लड़का सच में माहिर है, वो झूठ नहीं बोल रहा। मालिक कुछ देर चुप रहा। उसकी नजर राजू के दुबले पतले लेकिन चमकते चेहरे पर टिकी रही। फिर सुरेश पर, जो हाँफ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। अंत में उसने धीरे से कहा, मैं अभी कोई फैसला नहीं सुना रहा, लेकिन अब से मैं हर कदम पर नजर रखूंगा। अगर किसी ने दोबारा कोई चाल चलने की हिम्मत की तो उसे ना सिर्फ नौकरी से निकाला जाएगा, बल्कि कानून का भी सामना करना पड़ेगा। यह बात एक तलवार की तरह थी जिसने माहौल को दोबारा दो हिस्सों में बांट दिया। सुरेश ने अपनी मुट्ठी भींची, लेकिन उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने राजू को एक जलती हुई नजर से देखा और फिर गुस्से में बाहर चला गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि टिन की दीवारें कांप उठीं। पूरी दुकान शांत हो गई। राजू वहीं खड़ा रहा, हाँफ रहा था। तेल से सने उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फुसफुसाया, तुमने कर दिखाया, अब डरो मत। उस पल में राजू ने महसूस किया कि पहली बार वो अकेला नहीं था। सच सामने आने लगा था, और वो लड़का जिसे कभी गली का लड़का माना जाता था, ने दुकान की सबसे शक्तिशाली आदमी के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। बाहर काले बादल अभी भी घुमड़ रहे थे, लेकिन अंधेरे के बीच एक छोटी सी चमक ने आसमान को चीर दिया था। तूफान अभी थमा नहीं था, लेकिन राजू के पास आगे बढ़ने की हिम्मत आ गई थी, ये जानते हुए कि आगे एक बड़ा तूफान इंतजार कर रहा है। उस शोरगुल भरी सुबह के बाद दुकान में एक तनावपूर्ण खामोशी छाम्स करता है गई। किसी ने भी तेल की टंकी में रेत की घटना का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर कोई मन ही मन समझ गया था कि ये काम राजू का नहीं था। फिर भी शक का एक साया अभी भी एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था, जो छोटा नहीं था। सुरेश उस दिन के बाद से कम दिखाई देने लगा,
लेकिन जब भी वो आता, उसकी आंखें राजू को देखकर आग उगलती। वो चुपचाप कुछ करीबी मैकेनिकों से फुसफुसाता। उसकी परछाई एक शिकार की तलाश में बाघ की तरह कभी दिखती, कभी छिप जाती। राजू अच्छी तरह जानता था कि तूफान अभी थमा नहीं है। वो अभी भी लगने से झाड़ू लगाता, सफाई करता, लेकिन उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। एक रिमझिम बारिश वाली शाम, जब ग्राहक जा चुके थे, प्रिया ने राजू को अपने छोटे से कमरे में बुलाया। उसने उसके सामने एक गर्म नूडल्स का कटोरा रखा और धीरे से कहा, खाओ, डरो मत। राजू हिचकिचाया। मेरे पास पैसे नहीं है। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोमलता थी। ये पैसे की बात नहीं है, मैं बस चाहती हूं कि तुम स्वस्थ रहो ताकि तुम आगे बढ़ सको। राजू, मैं पूछना चाहती थी, तुमने ये हुनर कहां से सीखा? राजू कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बताने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द जैसे उसके अंदर दबे दर्द को बाहर निकाल रहा था। मेरे पिता अपने इलाके के सबसे अच्छे मैकेनिक थे। वे अमीर नहीं थे, लेकिन अपने काम से बहुत प्यार करते थे। बचपन में मैं उनके साथ बैठकर मशीनों की आवाज सुनता था। उन्होंने मुझे सिखाया था कि मशीनों की अपनी भाषा होती है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है, और वे तुम्हें बता देंगी कि उन्हें कैसे ठीक करना है। लेकिन फिर एक यात्री बस का परीक्षण करते समय एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मेरी मां भी चली गई। तब से मैं आवारा। मेरे पास बस मेरे पिता का ये स्पार्क प्लग है। ये कहते हुए राजू ने अपनी जेब से वो निशानी निकाली, एक पुराना घिसा हुआ स्पार्क प्लग जिसे उसने चमका कर रखा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो अपने पिता की धुंधली सी छवि देख रहा हो। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसका गला भर आया। उसे समझ में आया कि क्यों एक बच्चे के पास मशीनों को सुनने की इतनी अद्भुत क्षमता थी। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि उन वर्षों का परिणाम था जब उसके पिता ने उसे प्यार और जुनून के साथ ये हुनर सिखाया था। ठीक उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। सुरेश वहां खड़ा था। उसके बालों पर बारिश की बूंदें थीं। उसकी मुस्कान शातिर थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। तो तुम रामनाथ के बेटे हो? वो हंसा। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। वही मैकेनिक जो कुछ साल पहले बुरी तरह से मरा था। राजू शून्य हो गया। उसने स्पार्क प्लग को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसकी आवाज टूट गई। मेरे पिता के बारे में मैं इस तरह बात मत करो। सुरेश पास आया, अपनी आवाज धीमी की, लेकिन इतनी कि दोनों सुन सके। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम किसके बेटे हो? तुम गलत हो। उनके लिए तुम सिर्फ एक गली के लड़के हो, एक असफल आदमी के बेटे। तुम हमेशा इस दुकान में एक गंदी परछाई बने रहोगे। ये कहकर वो एक डरावनी सूखी हंसी हंसते हुए चला गया। राजू कुर्सी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। लेकिन जब उसने अपने हाथ में स्पार्क प्लग को देखा तो उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आए, किसी को भी अपने अंदर की मशीनों की आवाज को बुझाने मत देना। प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज दृढ़ थी। उसकी बात मत सुनो। तुम्हारे पिता गरीब हो सकते हैं, वे चले गए होंगे, लेकिन जो प्यार उन्होंने अपने काम के लिए तुम्हारे अंदर छोड़ा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी कीमत जानेगी। बाहर बारिश मूसलाधार हो रही थी, जैसे सारी धूल धो रही हो। राजू के दिल में एक नया संकल्प धीरे धीरे जल रहा था। उसे सबको और दूर कहीं अपने पिता को भी साबित करना था कि वो बेकार नहीं है। लेकिन राजू को ये नहीं पता था कि उसकी पहचान एक ऐसे मैकेनिक का बेटा जो सालों पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना में शामिल था, एक ऐसी सच का ताला खोलने वाली चाबी बन जाएगी जो कहीं ज्यादा गहरा था। रामनाथ और सुरेश जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, शायद उसी रहस्य के बचे हुए हिस्से को जानते थे। उस रात दुकान बंद होने के बाद राजू सो नहीं सका। वो बरामदे में सिकुड़ कर बैठा था, अपने हाथ में पुराने स्पार्क प्लग को सहला रहा था।
सुरेश के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। एक असफल रामनाथ का बेटा। उसे कई साल पहले की वो फेटफुल रात याद आ गई। तब वो सिर्फ 8 साल का था। घर के बरामदे में बैठा अपने पिता का एक अजनबी ग्राहक के लिए एक परीक्षण ड्राइव से लौटने का इंतजार कर रहा था। उस रात भी ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक कार का हॉर्न बजा, फिर एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लाल लपटों ने रात के अंधेरे को चीर दिया। लोग चिल्ला रहे थे, कार की ब्रेक फेल हो गए, रामनाथ मर गया। तब से राजू अनाथ, अकेला और आवारा था। लेकिन एक अजीब बात थी। दुर्घटना से एक दिन पहले उसके पिता राजू के पास बहुत देर तक बैठे थे। उन्होंने उसे ये स्पार्क प्लग दिया था और कहा था, इसे संभाल कर रखना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे। राजू कभी भी उस बात का मतलब नहीं समझ पाया था। अगली सुबह जैसे ही राजू दुकान में दाखिल हुआ, प्रिया ने उसे एक कोने में खींच लिया और फुसफुसाया, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे पिता की दुर्घटना के बारे में कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि उस दिन कार के ब्रेक जानबूझकर काटे गए थे। राजू स्तब्ध रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या क्या कह रही हो? ब्रेक काटे गए थे? मुझे यकीन नहीं है। प्रिया ने एक लंबी सांस ली। लेकिन एक पुराने मैकेनिक ने बताया था कि रामनाथ बहुत ईमानदार थे। उन्होंने इस पेशे में कई धोखाधड़ियों का पर्दाफाश करने की हिम्मत की थी, जिससे कुछ लोगों का नुकसान हो रहा था। उस दिन की दुर्घटना साधारण नहीं थी। प्रिया की बातें बिजली की तरह लगी। राजू लड़खड़ा गया। उसने अपने इतनी जोर से भी कि खून निकल आया। तो उसके पिता की मृत्यु किसी गलती के कारण नहीं हुई थी, बल्कि किसी और के हाथों हुई थी। इस बीच सुरेश पास से गुजरा। उसकी आंखों में धूर्तता थी। राजू को परेशान देखकर वो मुस्कुराया। सच ढूंढने का सपना मत देखो। जितना गहरा खोदोगे उतनी जल्दी मरोगे लड़के। ये बात एक अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति से कम नहीं थी। राजू कांप उठा, लेकिन उसके दिल में भयंकर आग जल उठी। वो अब सिर्फ खुद को निर्दोष साबित नहीं करना चाहता था, बल्कि सालों पुराने सच को भी सामने लाना चाहता था, अपने पिता की मृत्यु का सच। दोपहर में राजू चुपके से पुर्जों के गोदाम में गया, जहां दुकान के पुराने रिकॉर्ड रखे थे। उसने हर बंडे की बोतों के आगे किताब, हर बिल को पलटा। अचानक उसे एक पीले रंग का कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर उसके पिता की दुर्घटना के दिन की तारीख लिखी थी। टीढ़ी मीढ़ी लिखावट में लिखा था, यात्री बस के ब्रेक बदलने हैं, स्वीकृत नहीं। राजू शून्य हो गया। अगर बस के ब्रेक खराब होने की बात दर्ज थी, तो उसके पिता को उसे चलाने के लिए क्यों कहा गया? किसने उन्हें उस मौत के जाल में भेजा था? उसने जल्दी से कागज का टुकड़ा अपनी जेब में डाल लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन दरवाजे के बाहर एक परछाई गुजरी। ये सुरेश था। वो दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी सिगरेट जल रही थी। उसकी आंखें ठंडी थीं। बहुत उत्सुक हो लड़के, सावधान रहना, कहीं अपनी जान न गवा बैठो। ये कहकर वो चला गया, अपने पीछे सिगरेट का तीखा धुआं छोड़कर। राजू सुन खड़ा रहा। पसीना आ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक संकल्प बन चुका था। पापा, मैं आपके लिए सच ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। उस शाम जब दुकान में ग्राहक कम थे, राजू ने चुपचाप वो कागज का टुकड़ा प्रिया को दिखाया। उसे पढ़ने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो गई। हे भगवान, ये सबूत है। अगर ये सार्वजनिक हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे पिता को फंसाया गया था। ये उनकी लापरवाही नहीं थी। लेकिन राजू, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें सावधान रहना होगा। राजू ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखें दृढ़ थीं। मुझे डर नहीं लगता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक असफल मैकेनिक का बेटा के अपमान के साए में जी है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पिता को न्याय दिलाऊं। बाहर सूर्यास्त का लाल रंग पूरे आसमान में फैल गया था। उस रोशनी में उस दुबले पतले लड़के की परछाई अजीब तरह से सीधी और मजबूत लग रही थी। तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सच चमकने लगा था, और राजू ने पहली बार सीधे तूफान के केंद्र में कदम रखने का फैसला किया था। उस रात राजू सोया नहीं। वो दुकान के एक कोने में गीले गत्ते पर लेटा रहा। उसकी आंखें खुली थीं,
हाथ में अभी भी वो पुराना कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था ब्रेक बदलने हैं, स्वीकृत नहीं। हर बार जब वो उसे देखता उसके दिल में एक आग जल उठती, गर्म और दर्दनाक। अगर पापा की मौत एक दुर्घटना होती तो मैं सह लेता, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह जब बाकी लोग अभी आए नहीं थे, राजू हिचकिचाते हुए एक पुराने मैकेनिक काका से मिलने गया जो सेवानिवृत्त हो चुके थे लेकिन कभी कभी दुकान पर आते थे। राजू ने कांपते हुए एक कागज का टुकड़ा दिखाया। काका, क्या आपको वो दिन याद है जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी? काका चुप हो गए। उनकी बूढ़ी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। उन्होंने एक सिगरेट जलाई। धुआं चारों ओर फैल गया। वो कई साल पुरानी बात है राजू, लेकिन ये सच है कि उस दिन यात्री बस के ब्रेक खराब थे। तुम्हारे पिता ने चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उन्हें गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया। कहा कि कुछ नहीं होगा। किसने मजबूर किया था? काका राजू ने जल्दी से पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काका ने सिर हिलाया, उसकी नजरों से बचते हुए। मैं ये नहीं कह सकता। मैं बस इतना जानता हूं कि इस पेशे में कुछ लोग चाहते थे कि रामनाथ चुप हो जाए। वो बहुत ईमानदार था। वो गंदे कामों पर आंखें बंद करने को तैयार नहीं था। और फिर दुर्घटना हो गई। राजू सुन हो गया। तो जो प्रिया ने कहा था वो सच था। उसके पिता की मृत्यु लापरवाही से नहीं बल्कि दबाए जाने के कारण हुई थी। दोपहर में बाजार से खाना खरीदने जाते समय राजू ने गलती से दूसरी दुकान के कुछ मैकेनिकों को कानफूसी करते हुए सुना। रामनाथ का मामला याद है? कई लोग कहते हैं कि उसने दुकान में पुर्जे बदलने और ग्राहकों को नकली सामान देने के घोटाले का पर्दाफाश करने की हिम्मत की थी। हाँ, और सुना है कि सुरेश पहले उसके पिता के लिए सहायक मैकेनिक का काम करता था। उसके बाद वो अचानक इस तरफ आ गया और बहुत जल्दी अमीर हो गया। ये बातें राजू के दिल में चाकू की तरह चुभ गईं। तो सुरेश का उसके पिता के अतीत से कोई संबंध था। ये सिर्फ दुकान में मौजूदा ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि शायद एक पुरानी दुश्मनी थी। शाम को राजू फिर से गोदाम में गया। इस बार उसे एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब मिली। फटे हुए पन्नों के बीच उसने अपनी पिता की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कई पंक्तियां पढ़ी। वे असली पैसे के लिए नकली पुर्जे बदल रहे। ऐसे नहीं चल सकता। अगर मैं कल जिंदा रहा तो मैं कंपनी को रिपोर्ट करूंगा। राजू के हाथ कांपने लगे, आंसू बहने लगे। हर पंक्ति जैसे उसके पिता की आवाज थी जो मौत के उस पार से आ रही थी। उसके पिता ने इस पेशी की गंदगी को देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते उन्हें एक दुर्घटना से चुप करा दिया गया। ठीक उसी समय गोदाम के दरवाजे से भारी कदमों की आवाज आई। राजू चौंक गया। उसने जल्दी से किताब को अपनी शर्ट में छिपा लिया। सुरेश खतरनाक मुस्कान के साथ प्रकट हुआ। फिर से छानबीन कर रहे हो लड़के, बहुत होशियार, लेकिन आग से खेलने पर जलने का खतरा होता है। राजू ने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया जहां किताब छिपी थी। वो कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत की। अगर आप मेरे पिता की मौत में शामिल हैं तो मैं सबूत ढूंढूंगा। सुरेश हंसा। उसकी आवाज में उपहास और धमकी का मिश्रण था। सबूत? इस पूरी दुकान में कौन तुम पर विश्वास करेगा? मालिक भी सोचता है कि तुम सिर्फ एक सांस खड़ी करने वाले हो। तुम सोचते हो तुम्हारी आवाज का कितना वजन है? ये कहकर वो चला गया, गोदाम का दरवाजा जोर से बंद करते हुए राजू को अंधेरे कमरे में कांपता हुआ छोड़कर। लेकिन डरने की बजाय उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी जल उठी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं अंत तक जाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े। उस रात राजू एक मंद तेल के दीपक की रोशनी में अकेला बैठा था। अपने पिता की छोड़ी हुई किताब को पढ़ रहा था। उसने हर पन्नी, हर शब्द को बार बार पढ़ा। हर पंक्ति एक चाकू की तरह थी जो दर्द को कुरेद रही थी और संकल्प को गहरा कर रही थी। और वो जानता था कि इस क्षण से ये यात्रा अब दुकान में एक जगह पाने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने पिता और खुद के लिए न्याय पाने के लिए थी। बाहर बारिश फिर से हो रही थी। टिन की छत पर टिप टिप की आवाज आ रही थी।
अंधेरे में उस अनाथ लड़के ने अपनी निशानी को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल दर्द से भरा था, लेकिन उसकी आंखें सच से जल रही थीं। मैं इसे दफन नहीं होने दूंगा। उसके बाद के दिनों में राजू एक बुरे सपने में जी रहा था। वो अभी भी जल्दी उठता, दुकान में झाड़ू लगाता, हर रिंच को चुपचाप पूछता, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अपने पिता की छोड़ी हुई किताब पर टिकी रहती। हर शब्द एक आग की तरह था जो रास्ता भी दिखा रहा था और जला भी रहा था। एक शाम जब मालिक बाहर गया हुआ था, सुरेश ने सभी मैकेनिकों को बुलाया और जानबूझकर जोर से कहा ताकि राजू सुन सके, आजकल पुर्जे लगातार गायब हो रहे हैं। अजीब बात है, पता नहीं कोई उन्हें उठाकर बाहर बेच तो नहीं रहा। पूरी दुकान में हलचल मच गई और शक भरी नजरें तुरंत राजू की ओर मुड़ गईं। एक युवा मैकेनिक ने कहा, आजकल मैं इस लड़के को गोदाम के आसपास बहुत घूमते हुए देखता हूं। राजू शून्य हो गया। वो जल्दी से बाहर आया, सिर हिलाते हुए, ये मैं नहीं था, मैंने कभी कुछ नहीं लिया। सुरेश मुस्कुराया, तो तुम वहां क्या कर रहे थे? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? लोग कानाफूसी करने लगे। किसी ने भी उसका पक्ष लेने की हिम्मत नहीं की। राजू को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, जैसे अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सिर्फ प्रिया आगे आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। वे तुम्हें यहां से निकालना चाहते हैं। उस रात राजू चुपके से उस पुरानी बस्ती में गया जहां उसकी मां कभी रहती थी ना। मिनटों की एक पंक्ति, जंग लगे लोहे के दरवाजे, पीली मंद रोशनी। एक बूढ़ी पड़ोसन ने उसे पहचान लिया। अरे ये तो राजू है। बेचारी, उसकी मां बहुत दुख झेले। एक दिन मैंने रामनाथ को एक फाइल लेकर घर से भागते हुए देखा था। कह रहा था कि कल कंपनी में जमा करेगा। अगली सुबह हमें खबर मिली। वो रुक गई, एक लंबी सांस ली। राजू ने जल्दी से पूछा, क्या आपने वो फाइल देखी थी? मैं बूढ़ी हो गई हूं, ठीक से याद नहीं, लेकिन दुर्घटना के कुछ दिनों बाद कोई घर की तलाशी लेने आया था। मुझे लगता है वो सुरेश था। ये सुनकर राजू के होश उड़ गए। सारे टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे। सुरेश पहले सहायक मैकेनिक था, उसका पिता से संपर्क था, उसके पास छिपाने का मकसद था, और अब वही उसे लगातार परेशान कर रहा था। अगले दिन राजू ने और सबूत खोजने का फैसला किया। वो अपने पिता की किताब को पास की एक फोटोकॉपी की दुकान पर ले गया ताकि खो जाने की स्थिति में एक प्रति बना सके। लेकिन उसी समय रात जब वो दुकान पर वापस आया तो उसका बैग जहां उसने किताब रखी थी फटा हुआ था, कागज बिखरे हुए थे, किताब गायब थी। राजू स्तब्ध रह गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अंधेरे में सुरेश की हंसी उसके पीछे से गूंजी। क्या ढूंढ रहे हो? उसने किताब उठाई और फिर उसे एक गंदे पानी के गड्ढे में फेंक दिया। कचरा! तुम सोचते हो कि इन टेढ़े मेढ़े शब्दों से तुम मुझे हरा दोगे? राजू किताब उठाने के लिए दौड़ा। कागज भीग चुके थे। वो चिल्लाया, उसकी आंखें लाल थीं। ये मेरे पिता की एकमात्र निशानी थी। सुरेश उसके चेहरे के पास आया। उसकी आवाज धीमी और जहरीली थी। लड़के, ध्यान से सुनो। तुम्हारा पिता इसलिए मरा क्योंकि वो बहुत बेवकूफ था। उसने खुद से ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ने की हिम्मत की। अगर तुम खोदते रहे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। उसने राजू को जोर से धक्का दिया, जिससे वो ठंडे सीमेंट के फर्श पर गिर गया। उसके घुटने से खून बह रहा था। उसके हाथ में भीगी हुई फटी हुई किताब थी। पूरी दुकान खामोश थी। किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। गिरने के दर्द से ज्यादा उन लोगों की उदासीन नजरें थीं जो बस देख रही थीं। उस रात राजू सड़क पर लड़खड़ाते हुए चला गया। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश का पानी उसके पैर से बहते खून में मिल रहा था। वो एक बरामदे के नीचे सिकुड़कर बैठ गया। फटी हुई किताब को सीने से लगाए और सिसक सिसक कर रोने लगा। पापा, मैं इसे नहीं बचा सका। मैं बहुत बेकार हूं। उसका रोना बारिश में घुल गया। बस कुछ राहगीरों ने मुड़कर देखा और फिर तेजी से चले गए।
किसी ने भी उस भीगे हुए लड़के की परवाह नहीं की जो कागज के टुकड़ों को सीने से लगाए हुए था। लेकिन उसी निराशा के क्षण में प्रिया प्रकट हुई। उसने एक पुरानी छतरी राजू के सिर पर रखी। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। राजू, तुम बेकार नहीं हो, तुम बहुत से बड़ों से ज्यादा बहादुर हो। लड़के ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। प्रिया बैठ गई। उसके बारिश और धूल से सने चेहरे को पूछा, वे कागज फाड़ सकते हैं, लेकिन सच को कोई नहीं फाड़ सकता। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। राजू ने अपने होंठ कसकर काट लिए। आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक छोटी सी उम्मीद की किरण फिर से चमक उठी। शायद सबूत खो गया था, शायद पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति था जो उस पर विश्वास करता था, और वो विश्वास उसे फिर से खड़े होने के लिए काफी था। मूसलाधार बारिश में राजू ने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे और कितना भी दर्द सहना पड़े, मैं अंत तक जाऊंगा। अगले दिन दुकान में माहौल अजीब तरह से तनावपूर्ण था। मालिक को शहर के एक अमीर व्यापारी जो अपनी सख्ती के लिए मशहूर था से एक विशेष ग्राहक का फोन आया जो अपनी महंगी कार को मरम्मत के लिए लाना चाहता था। हर कोई जानता था कि अगर इस बार काम ठीक से नहीं हुआ तो दुकान की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। दोपहर में चमकदार कार गेट के सामने रुकी। कार का दरवाजा खुला। एक सूट पहने हुए आदमी नीचे उतरा। उसकी तेज नजरों ने एक चक्कर लगाया। मालिक घबराते हुए उसे लेने के लिए दौड़ा। विनम्रता से बोला, सर अंदर आइए, गाड़ी में क्या परेशानी है? इंजन में लगातार एरर आ रहा है, मैं 3 जगहों पर जा चुका हूं, लेकिन कोई इसे ठीक नहीं कर सका। अगर आप लोग भी असफल रहे तो दोबारा आने की उम्मीद मत करना। ग्राहक की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। पूरी दुकान में हलचल मच गई। अनुभवी मैकेनिक जांच करने, बहस करने लगे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा पसीना बहाने के बाद भी कार खामोश रही। ग्राहक जाने की तैयारी कर रहा था। ठीक उसी समय कोने में खड़ा राजू अचानक बोल पड़ा, सर मुझे लगता है कि गलती स्पार्क प्लग या तारों में नहीं है, ये प्रेशर सेंसर में है। पूरी दुकान सन्न रह गई। सुरेश का हंसा फिर से शुरू हो गया। एक आवारा लड़का बड़ों को काम सिखाएगा। हाँ, इसे ग्राहक के सामने तमाशा मत करने दो, दूसरे मैकेनिक ने समर्थन किया। ग्राहक ने राजू को सिर से पैर तक शक भरी नजरों से देखा। लड़के, तुम सोचते हो कि तुम इन सब मैकेनिकों से ज्यादा जानते हो? राजू ने सूखी लार निगली। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्पष्ट थी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। अगर मैं गलत हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। कानाफूसी शुरू हो गई। क्या जिम्मेदारी? इसके पास खोने के लिए है ही क्या? सुरेश ने ताना मारा, लेकिन ग्राहक ने हाथ हिलाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। ठीक है, इसे कोशिश करने दो। अगर ये सही निकला तो मैं 2 गुना भुगतान करूंगा। अगर गलत हुआ तो इसे तुरंत इस दुकान से निकाल देना। पूरी दुकान स्तब्ध रह गई। सुरेश शातिर ढंग से मुस्कुराया, जैसे राजू को बाहर निकालने का सुनहरा मौका आखिरकार आ गया हो। मालिक चिंतित था, लेकिन ग्राहक के दबाव में उसे सिर हिलाना पड़ा। राजू कार के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी कान और हाथ पूरी तरह से केंद्रित थे। उसने अपना कान इंजन के पास लगाया, आंखें बंद करके मशीन की सांसें सुनी। फिर उसने बोनट खोला, हर पाइप, हर पेंच का पता लगाया। उस पल में उसके पिता की यादें वापस आ गईं। सुनो बेटा, इंजन का भी अपना दिल होता है। जब ये असामान्य आवाज करता है तो इसका मतलब है कि ये मदद मांग रहा है। बस कुछ ही मिनटों में राजू ने सही जगह पर असामान्यता महसूस की। प्रेशर सेंसर ढीला था। उसने रिंच से उसे कस दिया और फिर तारों की जांच की। अंत में उसने सिर उठाया। अब स्टार्ट करके देखिए। माहौल जैसे थम सा गया था। ग्राहक ने चाबी घुमाई। एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। इंजन सहजता से चल रहा था, कोई एरर नहीं था। उस पल पूरी दुकान सन्न रह गई। मालिक का मुंह खुला का खुला रह गया। मैकेनिक हैरान थे। ग्राहक बाहर निकला, राजू को घूरता रहा और फिर जोर से हंसा। बहुत खूब,
एक लड़के ने वो कर दिखाया जो आप लोग नहीं कर सके। इस लड़के में तुम सबसे ज्यादा हुनर है। राजू ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ हिल रहे थे। मैं बस ये साबित करना चाहता था कि मेरे पिता बेकार नहीं थे। ये बात बिजली की तरह गूंजी। सब लोग कानाफूसी करने लगे। उसके पिता? राजू ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज और दृढ़ हो गई। मेरे पिता रामनाथ थे, जो कभी यहां काम करते थे, जो एक दुर्घटना में मारे गए थे, जिसे कई लोग एक संयोग मानते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। माहौल शीशे की तरह भारी हो गया। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी आक्रामकता वापस पा ली। बस, बहुत हुआ। यह लड़का झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत सुनो। लेकिन राजू नहीं रुका। उसने अपनी जेब से वो मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा निकाला जो किताब से बचा था। उसके पिता की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में ब्रेक खराब होने और स्वीकृत ना होने के बारे में। उसने उसे ऊंचा उठाकर सबको दिखाया। यह सबूत का एक हिस्सा है। मेरे पिता ने चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। कानाफूसी फिर से गूंज उठी। एक बूढ़े मैकेनिक ने भौहें सिकोड़ी। मुझे याद है, उस दिन ब्रेक के साथ कुछ गड़बड़ थी। सभी की निगाहें सुरेश की ओर मुड़ गईं। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने फिर भी गुस्से में कहा, यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, एक गली का बच्चा क्या जानेगा। राजू ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन दृढ़ थी। मैं गरीब हो सकता हूं, मैं छोटा हो सकता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, और सच सामने आएगा। उस पल में कई मैकेनिकों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में दुविधा थी। सुरेश के बारे में और जो कुछ उसने छिपाया था, उसके बारे में शक पनपने लगा। मालिक भी चुप था। उसका चेहरा बदल गया था। उस महंगी कार का इंजन अभी भी गूंज रहा था, जैसे इस टकराव के लिए ढोल बज रहा हो। और उस तेल से सनी तंग दुकान में एक लंबे समय से दफन सच को फिर से खोदा गया था, जो एक असली तूफान के आने का संकेत दे रहा था। उस महंगी कार का इंजन अभी भी सहजता से चल रहा था, लेकिन दुकान के अंदर माहौल तूफान से पहले की शांति जैसा घना था। सभी की निगाहें राजू पर टिकी थीं। वो दुबला पतला लड़का पसीने से भीगा। उसके हाथ अभी भी भावनाओं से कांप रहे थे। उसने अभी अभी दावा किया था कि उसके पिता की मृत्यु एक सामान्य दुर्घटना में नहीं हुई थी। मालिक ने भैंस सिकोड़ी राजू द्वारा उठाए गए कागज के टुकड़े को घूरता रहा। एक बूढ़े मैकेनिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे याद है, उस दिन रामनाथ ने चेतावनी दी थी कि बस के ब्रेक खराब है। लेकिन मुझे लगता है किसी ने कहा था कि बस चलाकर देखो। ये बात सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। हर कोई एक दूसरे को बेचैनी से देखने लगा। सुरेश का चेहरा लाल हो गया। वो बीच में टोकते हुए बोला, झूठ मत बोलो, उस समय मैं दुकान में स्थायी रूप से काम भी नहीं करता था। मेरा इससे क्या लेना देना। एक दूसरे मैकेनिक ने बड़बड़ाया, लेकिन हर कोई जानता है कि तुम अक्सर रामनाथ की मदद करते थे। माहौल में तनाव बढ़ गया। कानाफूसी होने लगी। सुरेश ने दांत पीसे और फिर अचानक चिल्लाया, बस, बहुत हुआ। ये सिर्फ एक गली का लड़का है जो ध्यान खींचने के लिए कहानियां गढ़ रहा है। तुम लोग देख नहीं रहे? वो अपने पिता की मौत का फायदा उठाकर हीरो बनना चाहता है। उसने राजू के हाथ से कागज का टुकड़ा छीन लिया, उसे ऊंचा उठाया और फिर सबके सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। कागज के फटने की ठंडी तेज आवाज गूंजी, जिससे राजू का दिल दुख गया। वो उसे वापस लेने के लिए दौड़ा, लेकिन सुरेश ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो सीमेंट के फर्श पर गिर गया। पूरी दुकान में हलचल मच गई। प्रिया खुद को रोक नहीं सकी। वो राजू को उठाने के लिए दौड़ी। उसकी आंखें सुरेश को घूर रही थीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ एक बच्चा है। बच्चा जो कहानियां गढ़ना जानता है, सहकर्मियों को बदनाम करना जानता है। क्या वो दया का पात्र है? सुरेश गरजा। उसकी आंखें लाल थीं। मालिक ने हाथ उठाया और चिल्लाया, चुप हो जाओ सब, ये कोई बाजार नहीं है। पूरी दुकान तुरंत खामोश हो गई।
बस कार के इंजन की आवाज गूंज रही थी, जैसे एक कैद जानवर की दहाड़ हो। मालिक राजू की ओर मुड़ा। उसकी आवाज भारी थी। राजू, जो तुम कह रहे हो उसका कोई और सबूत है? राजू ने अपने खून से सने हाथ को कसकर भींच लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दृढ़ थीं। सर, मेरा एकमात्र सबूत फाड़ दिया गया है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, मेरे पिता को फंसाया गया था। पूरी दुकान खामोश थी। राजू को देखने वाली नजरें धीरे धीरे बदल रही थीं। उनमें अब सिर्फ शक नहीं बल्कि दया भी थी। एक 10-12 साल का लड़का बेघर इतने सारे लोगों के सामने ऐसी कसम खा रहा था, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। ठीक उसी समय उस महंगी कार के अमीर मालिक ने, जो अब तक चुप था, अपनी गहरी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि कई साल पहले क्या हुआ था, लेकिन इस लड़के में हुनर है और हिम्मत भी। आप लोगों को इसे दबाने के बजाय इसकी बात सुननी चाहिए। उसकी बात सुरेश के मुंह पर एक ठंडे पानी के छींटे की तरह लगी। मैकेनिकों ने एक दूसरे को देखा। कई लोग सिर हिलाने लगे, कानाफूसी करने लगे। हाँ, इस लड़के ने इस कार को भी ठीक कर दिया। क्या पता वो सच कह रहा हो। कोई झूठ बोलने के लिए अपनी जान की कसम क्यों खाएगा? ये देखकर सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि उसका प्रभाव कम हो रहा है, तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। वो आगे बढ़ा, अपनी आवाज धीमी की, लेकिन उसमें जहर भरा था। राजू, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, पुरानी बातें मत खोदो। अगर शांति से जीना चाहती हो तो चुप रहो। राजू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक चमकदार चिंगारी थी। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन दृढ़ थी। अगर मेरे पिता को फंसाया गया था तो मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। ये बात सुनकर पूरी दुकान जैसे फट पड़ी। कुछ युवा मैकेनिकों ने चुपके से सिर हिलाया। कुछ बूढ़ों ने सुरेश की नजरों से बचने के लिए मुंह फेर लिया। मालिक चुप था, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे शक होने लगा है। सुरेश गुस्से में गरजा, बहुत खूब, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझसे लड़ने की कीमत क्या होती है। उसने औजारों से भरी मेज को पलट दिया। धातु की गिरने की आवाज गूंज उठी। दुकान का माहौल आग की तरह गर्म हो गया। राजू डरने के बावजूद प्रिया के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। पूरी दुकान स्तब्ध रह गई। एक दुबला पतला लड़का, तेल से सने हाथ, सबसे होनहार आदमी का सामना कर रहा था, सिर्फ सच और अपने मृत पिता के थोड़े से सम्मान के लिए। उस महंगी कार का इंजन अभी भी गूंज रहा था, जैसे इस टकराव के लिए ढोल बजा रहा हो। और उस पल में हर कोई समझ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सच फटने वाला था, और यहां से केवल एक विस्फोटक टकराव के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता था। पूरी दुकान अब एक उबलते हुए बर्तन की तरह थी, बस उबलने का इंतजार कर रही थी। सुरेश अब तन कर खड़ा था। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं, जबकि राजू दुबला पतला, गंदे कपड़े पहने, सिर ऊंचा किए हुए था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मालिक ने हाथ उठाकर चिल्लाया, बस, बहुत हुआ। ये मेरी दुकान है, लड़ाई का मैदान नहीं। सब चुप हो जाओ। सबने सांस रोक ली। मालिक सुरेश के पास गया, धीरे धीरे बोला, सुरेश, कई सालों से तुम मुख्य मैकेनिक रहे हो। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन आज तुम्हारा व्यवहार बहुत अनुचित है। कागज फाड़ना, एक बच्चे को धमकाना। क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? सुरेश का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, मालिक, उस लड़के की बात मत सुनो। वो सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहता है। इतने सालों से मैं दुकान के प्रति वफादार रहा हूं। मैं एक मरे हुए पुराने मैकेनिक को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? एक बूढ़े मैकेनिक ने अचानक अपनी भर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन मुझे साफ याद है, जिस दिन रामनाथ की मृत्यु हुई, तुमने ही परीक्षण के लिए कार तैयार की थी। उस समय सब व्यस्त थे, सिर्फ तुम ही गोदाम में आ जा रहे थे। पूरी दुकान में हलचल मच गई। सभी की निगाहें सुरेश पर टिक गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वो हकलाया, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तो बस आदेश का पालन किया था। राजू का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, तो ये सच है। आप ही वो आखिरी व्यक्ति थे जिसने मेरे पिता के चलाने से पहले उस कार को छुआ था।
सुरेश राजू को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मालिक ने हाथ से रोक दिया। बस, बहुत हुआ। अगर और हिंसा हुई तो मैं पुलिस। माहौल एक तनी हुई डोरी जैसा हो गया। अमीर ग्राहक जो अब तक चुपचाप देख रहा था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। मालिक, मुझे नहीं पता कि आपकी दुकान में क्या चल रहा है, लेकिन मैं व्यवसाय करता हूं और एक बात समझता हूं, जहां सच छिपाया जाता है वो जगह जल्द ही ढह जाती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लें। ये बात एक चाकू की तरह थी जिसने दुविधा को काट दिया। मालिक ने सीधे सुरेश की आंखों में देखा। उसकी आवाज भारी थी। सुरेश, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, सच बताओ। सुरेश पीछे हटा, पसीना बह रहा था। वो हकलाया, मैंने तो बस आदेश का पालन किया था। उस समय कोई चाहता था कि रामनाथ चुप हो जाए। मैं मना करने की हिम्मत नहीं कर सका। पूरी दुकान में चीख पुकार और कानाफूसी मच गई। कई लोगों ने आंखें फाड़ ली। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद सच दिन के उजाले में सामने आ गया है। राजू सुन्न खड़ा रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कान सुन्न हो गए थे। उसने हर शब्द को सुना, जैसे एक चाकू उसके दिल में घूम रहा हो। प्रिया ने राजू का कंधा कसकर पकड़ लिया, फुसफुसाया, तुमने सुना? तुम्हारे पिता गलत नहीं थे, वे सच के लिए मरे। राजू के आंसू बह निकले। उसने सिर मैल के लिए मारे उठाया, सीधे सुरेश की आंखों में देखा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन ताकत से भरी थी। आपने मेरे पिता को मारा, मेरा पूरा परिवार छीन लिया, और अब आप सच को भी दबाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। माहौल शांत हो गया। हर कोई सांस रोके हुए था। मालिक ने एक आन मानने इस कार बोल लिखने व लंबी सांस ली। उसकी आवाज दृढ़ थी। आज से सुरेश, तुम्हें निलंबित किया जाता है। मैं सभी पुराने रिकॉर्ड की फिर से जांच करवाऊंगा। अगर राजू जो कह रहा है वो सच है, तो तुम्हें कानून के सामने जवाब देना होगा। सुरेश स्तब्ध रह गया, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास ना हो। वो चिल्लाया, मालिक, आप मुझ पर से ज्यादा एक गली के लड़के पर विश्वास करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मालिक ने गुस्से, मैं कहा, मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा, मैं सच पर विश्वास कर रहा हूं, और तुमने अभी अभी खुद स्वीकार किया है। शोर फिर से बढ़ गया। कुछ मैकेनिकों ने राजू को एक अलग नजर से देखा, सम्मान और अफसोस के साथ। वे फुसफुसाने लगे, वो सही कह रहा था, इस लड़के में ही असली जमीर है। सुरेश ने दांत पीसे, उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसने राजू को देखा और फिर हाथ हिलाकर दुकान से बाहर भाग गया। लोहे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ, जिससे पूरा स्थान कांप उठा। उस पल में राजू दर्जनों लोगों की नजरों के बीच खड़ा था। आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन पहली बार वो कांप नहीं रहा था। अब वो जानता था कि सच बाहर आने लगा है, और उसने ही चिंगारी लगाई थी। बाहर तूफान के बाद आसमान में एक चमकदार धूप की किरण दिखाई दे रही थी। राजू के दिल में तूफान अभी थमा नहीं था, लेकिन कम से कम आज उसने सीधे खड़े होने और उस सच को कहने की हिम्मत की थी, जिसे उसके पिता के साथ दफन कर दिया गया था। सुरेश के जाने के बाद दुकान में एक भारी खामोशी छा गई। बस छत के पंखे की कर्कश आवाज और उन लोगों की तेज सांसें थीं, जिन्होंने अभी अभी एक विस्फोट देखा था। सभी की निगाहें फिर राजू पर टिक गईं। वो लड़का जो तेल से सने सीमेंट के फर्श के बीच खड़ा था, उसके खून से सने हाथ में अभी भी फटा हुआ कागज का टुकड़ा था। आंसू अभी सूखे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें दो आग की लपटों की तरह चमक रही थी। मालिक ने धीरे धीरे मैकेनिकों की ओर मुड़कर कहा, आज मैं आप सबसे पूछता हूं, हम मैकेनिक हैं, हमारी सबसे कीमती चीज हमारा सम्मान और सच है। आज एक बच्चे ने वो कहने की हिम्मत की जो कोई नहीं कहने सका। अब हम चुप्पी चुने या न्याय? ये सवाल एक चाकू की तरह हर किसी के जमीर में चुभ गया। पूरी दुकान खामोश थी। काफी देर बाद काका, सफेद बालों वाले बूढ़े मैकेनिक आगे आए।
उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मैंने रामनाथ को गिरते हुए देखा था। मैं इतने सालों तक अपनी रोजी रोटी खोने के डर से चुप रहा, लेकिन आज राजू को देखकर मुझे शर्म आ रही है। वही असली मैकेनिक कहलाने का हकदार है। मैं सच को चुनता हूं। उनकी आवाज गूंजी, जिससे कुछ अन्य लोगों ने भी हिम्मत से सिर हिलाया। एक युवा मैकेनिक आगे आया। उसने राजू के कंधे पर हाथ रखा। मुझे भी तुम पर विश्वास है। हम एक ईमानदार आदमी की मौत को और दफन नहीं होने दे सकते। मुझे विश्वास है, मैं समर्थन करता हूं कि आवाजें धीरे धीरे पूरी दुकान में गूंजने लगी। माहौल बदलने लगा। जो नजरें पहले शक और तिरस्कार से भरी थीं, वे अब सम्मान में बदल रही थीं। मालिक ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें नरम हो गईं। उसने राजू को देखा। उसकी आवाज गहरी लेकिन गर्म थी। बेटा, आज से तुम अब कोई बाहरी नहीं है। तुम यहां एक असली मैकेनिक की तरह रहोगे। राजू सुन्न हो गया। ये शब्द उसके लिए सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती थे। वो घुटनों के बल बैठ गया। आंसू बह निकले। वो रोते हुए हंस रहा था। धन्यवाद सर, धन्यवाद सब लोग। पापा, मैंने कर दिखाया पापा। राजू के रोने से कई मैकेनिकों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में ना केवल उस लड़के के लिए सम्मान था, बल्कि उन सालों की चुप्पी के लिए एक अफसोस भी था। अमीर ग्राहक, जो शुरू से सब कुछ देख रहा था, ने धीरे से सिर हिलाया। वो आगे बढ़ा, राजू के कंधे पर हाथ रखा। लड़के, तुम में हुनर है और जमीर भी। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें एक उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रायोजित करने के लिए तैयार हूं। तुम जैसे लोग बहुत आगे जाने के हकदार हैं। पूरी दुकान में फिर से हलचल मच गई। राजू उधेड़ में था, लेकिन उसने गहरा झुककर कहा, धन्यवाद सर, लेकिन सबसे पहले मैं यही काम करना चाहता हूं। ये वो जगह है जहां मेरे पिता ने काम किया था। मैं कुछ और सोचने से पहले उनके सम्मान को वापस लाना चाहता हूं। ग्राहक एक पल के लिए रुका और फिर जोर से हंसा। बहुत खूब। एक लड़का जो मुश्किल रास्ता चुनता है, वही असली जनसेवक है। पूरी दुकान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये तालियां सिर्फ राजू के लिए नहीं थी, बल्कि रामनाथ की आत्मा के लिए भी थीं, जो सच के लिए गिर गया था। उस शाम राजू अकेला आंगन के कोने में बैठा था। सूरज की आखिरी किरणें उसके उलझे बालों को सुनहरा कर रही थी। उसने अपने पिता की आखिरी निशानी, पुराना स्पार्क प्लग निकाला और उसे देखने लगा। सूर्यास्त की रोशनी में वो एक अनघड़ हीरे की तरह चमक रहा था। राजू मुस्कुराया, फुसफुसाया, पापा, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं आगे बढ़ूंगा। आपकी जगह मशीनों और सच की आवाज को बनाए रखूंगा। एक हल्की हवा चली, अपने साथ तेल की जानी पहचानी गंध और एक गर्मी लेकर आई, जैसे उसके पिता का हाथ उसके कंधे पर हो। राजू ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल हल्का हो गया। उस पल में वो समझ गया कि जीत सिर्फ बुरे आदमी को बेनकाब करने में नहीं है, बल्कि तब खड़े होने की हिम्मत में है जब सब आपके खिलाफ हो। विश्वास बनाए रखने में है। और ये सबक सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जिन्होंने कभी अन्याय का सामना किया है। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता। महीने बीत गए। छोटी सी मैकेनिक की दुकान अब झगड़ों या शक से नहीं, बल्कि हौसी इंजनों की स्वस्थ गड़गड़ाहट और वापस लौटे विश्वास से गूंजती थी। राजू अब वो आवारा लड़का नहीं था जिसे तिरस्कार से देखा जाता था। उसने मैकेनिक की वर्दी पहन रखी थी, जो अभी भी थोड़ी ढीली थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसके हाथ कठोर हो गए थे। हर बार जब वो एक पेंच कसता या तेल पोंछता, तो वो सम्मान के साथ करता, जैसे वो अपने पिता के अधूरे काम को आगे बढ़ा रहा हो। मालिक अक्सर चुपचाप राजू देखता और फिर भावुक होकर एक लंबी सांस लेता। इस लड़के ने पूरी दुकान को याद दिलाया है कि मैकेनिक का काम सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं है, ये सम्मान और जमीर भी है। प्रिया अभी भी एक बड़ी बहन की तरह उसके साथ थी। एक दिन उसने राजू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुमने सबको और बहादुर बना दिया है। पहले हर कोई सच बोलने से डरता था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि कोई भी गलत के सामने चुप नहीं रहेगा।
मिस्टर खुराना की जांच की खबर फैलती रही। कई और सबूत मिले जिससे एक पूरे धोखाधड़ी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। एक आदमी जो कभी सत्ता के पहाड़ की तरह खड़ा था, अब हिल रहा था। ये और भी साबित करता था कि कोई भी पर्दा सच को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता। एक देर शाम जब काम खत्म हो गया था, राजू सीढ़ियों पर बैठकर लाल आसमान को देख रहा था। उसने अपने पिता का पुराना स्पार्क प्लग निकाला और उसे अपने हाथ में घुमाया। उस पल में उसे लगा जैसे उसके पिता की आवाज गूंज रही हो, तुमने कर दिखाया राजू, कभी भी किसी को अपने विश्वास को बुझाने मत देना। आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये शांति के आंसू थे। राजू ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं पापा, मैं ईमानदारी से जीऊंगा, मैं जमीर से काम करूंगा ताकि किसी को भी आपकी तरह अन्याय न सहना पड़े। कहानी एक बुरे आदमी को सजा मिलने के दृश्य के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक लड़के की आंखों के साथ होती है जिसने पूर्वाग्रह, गरीबी और सत्ता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। उसने न केवल अपने पिता को निर्दोष साबित किया, बल्कि हर किसी के दिल में यह विश्वास भी जगाया कि सच में देरी हो सकती है, लेकिन वो कभी देर से नहीं आता। लेकिन दर्शकों के लिए ये सिर्फ मैकेनिक दुर्घटना या साजिश की कहानी नहीं है। ये साहस, पूर्वाग्रह पर काबू पाने की इच्छा शक्ति और पिता पुत्र के कभी न खत्म होने वाली प्यार की कहानी है। राजू ने साबित कर दिया कि कभी कभी एक अनाथ खाली हाथ लड़का भी अंधेरे को रोशन करने वाला बन सकता है। और आखिरी सबक हमेशा गूंजता रहेगा, किसी को भी सिर्फ इसलिए कम मत समझो क्योंकि वो गरीब या छोटा है, क्योंकि शायद उसी में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि हम सब उसे सुन सकें। दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ साझा करना ना भूलें। हम आपकी कहानी सुनने और उसे सबके साथ बांटने का इंतजार करेंगे।